एवरीवन कैसे सब लोग। स्वागत है आप सभी का। दीपक दीपक गुप्ता जी, थोड़ा लाइफ में चिल करना सीखो। क्या हो गया, आप लेट आ रहे हो क्लास में? हम तो 5:50 से आए हुए हैं यहाँ पे। चिल करो, चिल। गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलजीज, आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैंने कोशिश करी कल की थोड़ा मैं लेट भी आ जाऊं, बट देन थोड़ा बॉडी एक हो रहा था मेरे को, तो आई हैड टू टेक सम मेडिसिन। तो फाइनली फीलिंग बेटर। नहीं, आई वाज नॉट फीलिंग वेल। हाँ, मतलब बजट के एक दिन पहले आई वाज ऑक्यूपाइड, तो रात तक काम करता। आई थिंक दैट गॉट अ लिटिल हेक्टिक। तो उसकी वजह से आई थिंक कल जो है उसका थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला मुझे। तो मतलब मैंने शाम तक मैंने मेडिसिन ली, फिर आई थॉट कि यार थोड़ा वो था ना कि इट टेक्स टाइम, बिकॉज़ आई ट्रैवल अराउंड 50 किलोमीटर्स टू टेक दिस क्लास। तो 50 किलोमीटर एक साइड आना, 50 किलोमीटर एक साइड जाना, तो हर दिन का 100 किलोमीटर का ड्राइव है बेसिकली। तो वो वजह से। हाँ, बट थैंक यू एवरीवन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम अपॉलजीज कि लास्ट मिनट क्लास कैंसिल हो। या जनरली आई डोंट कैंसिल क्लासेस जब तक तबीयत बहुत खराब हो या फिर ऐसा काम आ जाए जो नेशनल सिक्योरिटी हो, भारत सरकार का है, जो मिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जब आएगा तो बता दूंगा आपको, अभी तो नहीं था। हाँ। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं फिर यूट्यूब सेशन पे रहता ना, अगर मैं बिजी होता बजट वाली चीजों में। तो वो मैं एक दिन पहले बिजी था, बजट तो जब अनाउंस हुआ तो वही यार एक्चुअली देखते हैं। चलो अभी लेट्स सी। चलिए, तो आई होप आप लोगों को एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। जिन लोगों ने आंसर राइटिंग नहीं करी थी, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप लोगों को आंसर राइटिंग आपने कर ली होगी। मैंने इनफैक्ट कुछ लोगों को मैसेज भी किया था, जिन लोगों का मैसेज आया था मुझे मेल पे भी, कि बाकी लोगों को भी आपके बैच में बता दें कि आंसर राइटिंग कर लें, जिन्होंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कर लीजिएगा। उसको आज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा आज आपको मैं, जो हम लोग आप प्रैक्टिस कर सकते हो कल के लिए। तो आज हमारा एजेंडा है म्यांमार। हमने मालदीव्स कर लिया था, म्यांमार, श्रीलंका, एंड देन विल गो टू इंडो पैसिफिक। आज उसमें हम लोग करेंगे आसियान के कुछ नेशंस करेंगे, बिकॉज़ आसियान एक लेक्चर में नहीं हो सकता। तो हम लोग बट मेजरली फोकस करेंगे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑकस, क्वाड, देन विल फोकस ऑन जापान, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वियतनाम। उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, ताइवान जो है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे करंट इश्यूज में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक हो जाएगा, वैसे ज्यादा है नहीं। म्यांमार एंड श्रीलंका विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। मालदीव्स तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना। हाँ, यस्टरडे देयर वाज नो क्लास। ये बड़ी अच्छी चीज है। कुछ लोग आगे बोल रहे हैं यस्टरडे वाज ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब पकड़े गए गुरु आप लोग। जो लोग रेगुलरली क्लास नहीं करते वो पकड़ गए हैं, वो आके आज पूछ रहे हैं, ओ अच्छा कल क्लास नहीं हुई थी, मतलब आप लोग 2-3 लेक्चर पीछे चल रहे हो। मतलब इससे ये समझ में आया कि आप लोग बाद में रिकॉर्डेड देखते हो, आज आए हो देखने के लिए। पकड़े गए कुछ लोग। ठीक है, मैं सही हूँ, सही हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ये देखो ऐसे होता है, ऐसे जाल में फंस जाते हैं लोग, इसीलिए बोले अच्छा कल क्लास नहीं हुई थी। ओहो, ये बढ़िया था गुरु। अच्छा, बाय द वे नोटिफिकेशन आ गया है, तो आई होप आप लोग ने ढंग से पढ़ लिया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फॉर्म्स को ढंग से पढ़िएगा। देखिए ये बहुत दिक्कत होती है बाद में। मुझे हर साल गारंटीड है कि मिनिमम 4 फोन आते हैं। ठीक है, जो आएंगे बोलेंगे सर हमने तो ये स्पेलिंग गलत हो गया, फादर का नेम ऐसा हो गया, सर्टिफिकेट नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। तो प्लीज थोड़ा टाइम ले लो, जल्दबाजी भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि आज ही आज से कुछ लोगों ने भर दिया। ऐसा भी मत करो, टेक एटलीस्ट 2-3 डेज, बट प्रिपेयर कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स की बाद में लास्ट में गड़बड़ ना हो। बट फिर भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो ठीक है, अगर हो जाती है तो डरने की जरूरत नहीं है, दोबारा फॉर्म भर देना। तो जो भी लेटेस्ट फॉर्म होगा उसका एडमिट कार्ड आता है, बट कोशिश ये करिए कि फॉर्म गलत ना हो। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छा तैयारी कर रहे हो, एडमिट कार्ड में शो हो गया। और यूपीएससी ना बड़ा ब्रूटल इस मामले में, सुनता नहीं किसी की जब तक सुप्रीम कोर्ट ना बोले। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज की यूपीएससी क्योंकि खुद एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ऑटोनॉमी उसकी पूरी है, तो वो सुनता नहीं जल्दी। तो आप वही है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वैसी चीजें। बट डॉक्यूमेंट जल्दी अपने, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है उसको प्रिपेयर करके रखिए। जनरली नहीं मांगा जाता है, बट हर साल फॉर्म का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। बट मेन के पहले तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपके जो कास्ट वाले होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट जो होते हैं, जो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए लगाओगे, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो उसमें पहले से प्रिपेयर करो, क्योंकि कई बार ना उसमें डिलेज होते हैं साइन करने में। और ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप लगाना चाहते हो उसको लास्ट मिनट के लिए प्लीज मत रखना। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, लोगों के जो स्टूडेंट्स के मैं रोज देखता हूं। और जनरली हर साल रिन्यू होता है वो, तो नया ही लगाइएगा। पुराना वाला जो है वो काउंट नहीं होता है, उसका नया ही होना चाहिए, हर साल रिन्यू होता है वो। ठीक है, तो उसको रिन्यू करा लीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको चाहिए कोटा, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिर क्या जरूरत है, राइट? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी बिगिन? कोई सवाल है किसी का पिछले टॉपिक पे? मेरे को कुछ लोग का मैसेज आया, बोलते सर डाउट सेशन बड़ा छोटा था। भाई मेरे को डाउट ही नहीं पूछोगे तो डाउट सेशन तो छोटा ही होगा। सारे तो डाउट ले लिए हमने उस दिन, हमारे ऑपरेटर भैया बैठे हुए यहाँ पे। किसी ने ऑडियो डाउट पूछा नहीं, कमेंट वाले भी थे। लास्ट लेक्चर का बोले सर डाउट सेशन छोटा था। किसी ने मैसेज किया मुझे, जो नाम नहीं याद आ रहा। भैया बताओ, डाउट पूछोगे तभी तो डाउट सेशन होगा ना। मतलब 8:40 में क्लास एंड कर दी थी, 9:05 तक मैंने खींचा सिर्फ डाउट के लिए। तो भाई डाउट पूछो तो सही। अब ये बात अलग है भाई, आपको इतना अच्छा समझ में आ रहा है कि आपको डाउट ही नहीं आ रहा है। भाई मैं कह रहा हूं डाउट ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं भाई, इसमें बताओ। अब डाउट सेशन छोटा रखने का क्या लॉजिक है? तो उसमें डाउट है नहीं तो पढ़ लेते हैं कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वेलकम टू म्यांमार। ठीक है, मालदीव्स हो गया था, म्यांमार कंट्री। ठीक है, बिफोर वी गो टू द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग, आपके पास तो पहले से इस पीपीटी पहुंच गई होगी क्योंकि पिछली पीपीटी थी। लेकिन मैं हर क्लास में जानबूझ के मॉडिफाई कर देता हूं पीपीटी को। ठीक है, तो मैं हर क्लास में जो आपके पास पीपीटी है उसमें मैं हर 3-4 स्लाइड जरूर मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि लेटेस्ट चीज अपडेटेड होनी चाहिए। ये मेरी एक खासियत है। और ये भी अच्छा, ये भी एक सवाल है मेरे लिए कि ना दिवांशु सर बोल रहे थे सर क्रक्स नहीं बनना चाहिए। हाँ, मैंने बोला, मैं कब डिनाई कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये बोला कि क्लास की पीपीटी शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, जो क्लास में डिस्कस होती है, क्योंकि वो अपडेटेड होती है। उसके बाद आपको बुक पढ़ना है, क्रक्स पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना 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 आपके पास टाइम हो उतना कर लो, बट प्रेफरेंस क्लास पीपीटी। ठीक है, चलो। सो म्यांमार पे आ जाइए। म्यांमार, फॉर्मरली बर्मा। बर्मा में गए हमारे, गाना था ना इसमें कोई, मेरे पिया गए रंगून, है ना? ऐसा कुछ गाना बना था ना वहां पे। हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये? हाँ, किसने बोल दिया ऑलरेडी यहाँ पे? हिस्टोरिकली बहादुर शाह जफर के जैसे ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ पे बंद कर दिया था। ठीक है, एग्जाइल हो गए थे वो, लास्ट मुगल एम्परर। बाकी तो खैर सुभाष चंद्र बोस की वजह से भी है ही फेमस। एंड बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया और म्यांमार रिलेशंस की बात करें, ठीक है, तो बताओ भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी बता दे रहा हूं आपको, जब भी आप इसको फ्यूचर में एनालाइज करेंगे या कोई बायलैटरल इशू समझेंगे या करेंगे, हमेशा उसको 4-5 एंगल से आपको हिट करना है। ठीक है, 4-5 एंगल आपको मैंने बताया था। क्या एंगल? पहला स्ट्रेटेजिक एंगल, ठीक है, इकोनॉमिक एंगल, पॉलिटिकल एंगल और इन्वायरमेंटल एंगल, कल्चरल या हिस्टोरिकल एंगल। स्ट्रेटेजिक में आप डिफेंस भी कर सकते हो, डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ इट। जनरली अब इसके बेसिस पे आप बनाओ। अगर आप ये देख रहे हो ना
कि ये सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो आप समझ लो कि आपका टॉपिक ढंग से कवर हो रहा है। ठीक है, अगर आपका डिफेंस स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें आपका डायस्पोरा भी आ जाता है कि आपके इंडियंस भी मारे रहे हैं, डायस्पोरा, हिस्टोरिकल, कल्चरल। ठीक है, तो आप जब भी इसको ऐसे हिट करोगे, इस एंगल से हिट करोगे, तो आपका आंसर, और आंसर से पहले आपका टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी कंप्लीट होगी। तो बताइए आपको क्या लगता है इसमें? एक एक पॉइंट बताओ सब लोग। डिफेंस स्ट्रेटेजिक में हमारा क्या है? फिर मैं आपको कुछ नया बताऊंगा भाई साहब, गारंटीड है मेरी क्लास में हर दिन आपको कुछ नया पता चलेगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, आज वाला कितने लोगों ने वीडियो देखा मेरा, जो मैंने आज बनाया था अयोध्या राम टेंपल पे शालिग्राम पत्थर क्यों लाए गए हैं नेपाल से? बाय द वे दैट कैन बी यूज्ड इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। आप लोगों का जो भी ग्रुप है, आप लोग आपस में उसको सर्कुलेट कर दिया करो वीडियो को, वो इंडिया नेपाल रिलेशंस में काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, दैट शोज वो रोटी बेटी का जो रिश्ता वाला पॉइंट है ना, उसमें आप मेंशन कर सकते हो उसको। ठीक है, सो यू कैन हाईलाइट दैट कि वहां से जो पत्थर आए हैं उनसे बेसिकली मूर्ति बनेगी श्री राम की एंड सीता मां की। राइट, तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखो हमारा तो देखो इमीडिएट नेबर है, तो इस वजह से हमारा वैसे ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। प्लस नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये, है ना, क्योंकि हमें जो वहां पे नागा इंसर्जेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। नागा इंसर्जेंसी लाइक एनएससी, या फिर आपका जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल आर्मी थी वहां पे, एनएससीआईएन जो खापलांग ग्रुप है, एसएस खापलांग का था, एक इसाक मोबाइल ग्रुप था, अलग अलग टेररिस्ट आउटफिट है, उल्फा है। प्लस कीपिंग चाइना आउट, ये भी स्ट्रेटेजिक फैक्टर है ना, चाइना को इस इन्फ्लुएंस से बाहर रखना लेकिन बड़ा मुश्किल है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस कीपिंग टेरर एंड रैडिकल एलिमेंट्स एट बे। बताओ कैसे कैसे टेरर और रैडिकल एलिमेंट्स को दूर रखने के लिए जरूरी है कि म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। टेररिज्म का लिंक कैसे है? प्रेम शंकर पांडे जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इमीडिएट जवाब। रोहिंग्या जो मुस्लिम्स थे कुछ आपके, उनको आईसिस रिक्रूट कर रहा था इंडिया के खिलाफ। ठीक है, उनमें से कुछ सम ऑफ देम वर बीइंग रैडिकलाइज्ड, सो इसलिए उनको बोला गया कि आप थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीजों पे। प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग का भी इशू है यहाँ पे भी, बिकॉज बॉर्डर बड़ा पोरस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफेंस स्ट्रेटेजिक में। बट अभी इसमें एक और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था। अब आ जाओ इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक रिलेशंस का क्या फैक्टर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, बताइए। व्हाट शुड बी राइट इन इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडिया म्यांमार, क्या लिखे बताओ? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे क्रूशियल पार्ट है, ये सुनो, एक्ट ईस्ट किस लिए? इसलिए तो है। और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, अभी दिखाऊंगा आपको मैं कालादान। ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट। और हाइड्रो पावर, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां से, तो एनवायरमेंटल में भी आ सकता है ये और इकोनॉमिक में भी आ सकता है। वी परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम म्यांमार। और इकोनॉमिक में ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं? ठीक है, ओके ओके, मतलब देयर आर पोटेंशियल टू इंप्रूव इट। बाकी आपका ये थाईलैंड से कनेक्ट करने वाला हाईवे की बात चल रही है, थाईलैंड हाईवे। ठीक है, वो कनेक्टिविटी वो बेसिकली एक्ट ईस्ट के अंदर ही आ जाएगा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे की बात चल रही है, ट्राइलैटरल हाईवे। ठीक है, सो ट्राइलैटरल हाईवे है इंडिया म्यांमार थाईलैंड कनेक्ट करने के लिए, जिसको और आगे कनेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली देयर इज आल्सो टॉक अबाउट गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड गैस पाइपलाइन, हाइड्रो पावर, थाईलैंड हाईवे, आईएमटी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, और इन गैस कनेक्टिविटी की बात चल रही है कि वियतनाम से और आगे से हम लोग लेके आएंगे, म्यांमार से उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल इज अ बिग कंसर्न, नहीं लगता आपको? पॉलिटिकल पार्ट थोड़ा कंसर्न है, क्यों? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी को खतरे में रख दिया गया है बिकॉज ऑफ दी मिलिट्री कू हुआ है जो वहां पे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे वर्ड यूज होता है उनता, JUNTA, द वर्ड दैट इज यूज्ड, या तात्मादाव भी बोलते हैं उसको। ठीक है, देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड। तात्मादाव सुना नाम? तात्मादाव, उनता एंड तात्मादाव। सो तात्मादाव इज आल्सो अ वर्ड। सो देयर मिलिट्री इज कॉल्ड एज उनता, JUNTA, तो J इज साइलेंट, या तात्मादाव, TATMADAW। तो वहां पे डेमोक्रेसी जो है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द 2021 में हुआ था, 2021 का मिलिट्री को हुआ था। बड़ा फनी सा वीडियो है वो, एक मैडम योगा सिखा रही थी बीच में, और पीछे से मिलिट्री की गाड़ियां जा रही है प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए। देखा था वीडियो आप लोगों ने? देखा है? बड़ा फनी सा वीडियो है। सो दिस लेडी हु इज डूइंग योगा एंड ऑल, एंड मतलब उस पे मस्त टिकटॉक वीडियो बना रही थी मैडम। तो टिकटॉक वीडियो की वजह से पता चला अरे मिलिट्री ने कू कर दिया, नहीं तो किसी को पता नहीं था कि कू हो गया है। और सडनली प्रेसिडेंशियल पैलेस के देखा पीछे से कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने काली काली गाड़ियां भर भर के मिलिट्री टैंक वैंक जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट को जाके अरेस्ट कर लिया। सो ऐसा टिकटॉक का ऐसा भी फायदा हो जाता है, तो चाइना में कुछ तो टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ। राइट, तो एक तो ये है। दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये भी आ जाएगा कि चाइना का बड़ा इंफ्लुएंस है, बिकॉज यहाँ के पॉलिटिशियंस बड़े भ्रष्ट हैं। वैसे कहाँ के नहीं होते, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह के होते हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े ज्यादा भ्रष्ट हैं, दे वेरी करप्ट, दे टेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एवरी कंट्री का जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, दे विल ऑलवेज वांट समथिंग कॉल्ड एज किकबैक, जिसको बोलते हैं मतलब ब्राइब टाइप। तो चाइना से इन्हें बहुत मिलता है, तो चाइना से इन्हें बहुत मिलता है, इस वजह से चाइना के प्रोजेक्ट भी प्रेफर करते हैं, तो चाइना इनको बहुत पैसे देता है। तो मिलिट्री के पास पैसा, ये जो जनरल है इनके, ये सब बड़े अमीर लोग हैं, क्योंकि चाइना ने कू भी इसलिए करवाया था। लोग बोलते हैं कि द पॉसिबिलिटी इज दैट द कू वाज बिकॉज ऑफ चाइना, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई मिलिट्री से बनती उन्हीं की, और किससे बनेगी चाइना की? उनको अपना काम कराना था, उनको बेसिकली चाहिए था चाइना को कि अपने पोर्ट का एक्सेस किसी को मिले और किसी को ना मिले। ठीक है, तो वो चीजें हैं। सो इंस्टेबिलिटी को ये बहुत बड़ा फैक्टर है, देन चाइनीज इन्फ्लुएंस इज आल्सो अ बिग फैक्टर ओवर हियर। आल्सो आपने नाम सुना होगा आंग सान सूची का, नाम सुना होगा मैडम का, नोबेल लॉरिएट, नोबेल पीस प्राइज मिली थी उन्हें, आंग सान सूची। तो शी इज द डॉटर ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ म्यांमार, तो वो भी उनकी बेटी है जो फाउंडिंग फादर थे म्यांमार के, सान सूची। ठीक है, आंग सान सूची। तो नाउ वैसे तो शी इज अ प्रो डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है, उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है बेसिकली, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, जेल में तो नहीं, मतलब एक तरीके का हाउस अरेस्ट है कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे और बंद करके रख दिया है, क्योंकि उनकी पार्टी NLD, आपको पता होगा NLD है उनकी पार्टी का नाम, तो वो इलेक्शन जीत गई थी, काफी सारे वोट मिल गए थे उनको। लेकिन देखो प्रॉब्लम, मैं इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट आप ये समझ लीजिए कि वहां पे डेमोक्रेसी का कोई मतलब है नहीं। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है, डेमोक्रेसी वहां पे अचीव नहीं हो सकती? रीजन क्या है, कोई बता दो मुझे जरा। हो सकता है मुझे कुछ लोगों ने PSIR में पढ़ा हो, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू
enforce democracy in Myanmar. नहीं, मिलिट्री इज पावरफुल, वो तो बात सही है कि मिलिट्री पावरफुल है, बट क्यों पावरफुल है वो भी तो बताओ। अब इंडिया में मिलिट्री पावरफुल है, हाँ है, लेकिन ज्यादा पावरफुल क्या है? सिविलियन गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर, मैडम, संविधान। म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की पार्लियामेंट में मिलिट्री के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। समझ रहे हो आप? ये चीज है, वहां पे उनकी मिलिट्री के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो क्योंकि सीट्स रिजर्व रहती है तो आप जीत लो कितना भी जीतो, लेकिन उनका अल्टीमेटली बिना उनके वोट के और सहयोग के आप कुछ भी पास नहीं करा सकते। तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये मतलब फर्जीवाड़ा है। 25% सीट तो रिजर्व है उनके लिए। तो अब ये तो एक तरीके का फर्जीवाड़ा है ना, आप क्या कर सकते हो? आप बिल पास ही नहीं करा सकते। सो ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाइड और एक्सपीरियंस बाय पीपल इन म्यांमार। और कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कैसे करोगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कराने के लिए तो पार्लियामेंट में वोट कराना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो हाउ विल यू डू इट? यू विल हैव टू डू समथिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगेन यू हैव टू डू समथिंग। तो इसी वजह से मिलिट्री कभी भी वहां कुछ भी कर सकती है। तो पाकिस्तान से कोई बहुत अलग नहीं है यहाँ पे, बट पाकिस्तान से फिर भी थोड़ी बेटर है कुछ मामले में। सो दैट इज द पॉलिटिकल इशू। एनवायरमेंटल इशू क्या बताओ? हाउ कैन यू लिंक एनवायरमेंटल इशू विद दिस? तो अभी जैसे ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्लस जैसे कि आपको पता है कि ये लोग फॉरेस्ट क्लियर आउट कर रहे हैं, क्यों? फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ दीस मिलिट्री फैक्ट्रीज। ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये लोग ना मिलिट्री फैक्ट्रीज बना रहे हैं बहुत सारी, आर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ऊपर से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, आपको पता है इट इज नॉट ऑलवेज अ क्लीन एनर्जी। हाइड्रो पावर में आप डैम बनाते हो, फॉरेस्ट ही तो क्लियर करते हो, तो इट इज नॉट ऑलवेज अ क्लीन एनर्जी। एरिया भी तो समर्ज होता है। प्लस म्यांमार का एज सच ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई ज्यादा खास स्टैंड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रो चाइना है। ठीक है, तो ये डैम बना रहे हैं, डैम से भी आपका देखोगे फ्लडिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो डेमोक्रेटिक सरकार है नहीं, क्या बात करेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर? मिलिट्री तो अपने फायदे की बात करेगी ना, तो क्या बात करें? ठीक है। और ऊपर से जो नए पोर्ट्स बना रहे हैं लोग, जैसे अभी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ देखो आपको ना पूरा एक होलिस्टिक व्यू दे दिया है पूरा म्यांमार का, फिर स्लाइड बाय स्लाइड भी देखेंगे और इमेजेस भी देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। तो अभी लोग पोर्ट्स भी बना रहे हैं बहुत सारे, तो पोर्ट्स की वजह से भी आसपास का जो मरीन इकोसिस्टम है वो भी डैमेज हो रहा है। खैर वो तो हर जगह ही है, मतलब सिर्फ म्यांमार को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप? एनीवे, कमिंग बैक टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। तो हिस्टोरिकल कल्चरल में बताओ क्या लिखोगे? म्यांमार से रिलेशन हमारे कब से है? बुद्धिज्म लिख दिया, चलो ठीक है, बुद्धिस्ट टाइज है, और बुद्धिज्म का लिंक है। और बताइए, बहुत सारा वहां पे इंडियन पॉपुलेशन भी रहता है। ठीक है, इंडियन वर्कर्स हैं वहां पे काफी सारे जो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है ना सितवे वाला, वो रेलवे ही तो करवा रही है। तो रेलवे के लिए बहुत सारे यहाँ से लेबर फोर्स गया हुआ है काम करने के लिए, बहुत लेबर है यहाँ पे। प्यू डायनेस्टी से लिंक है। ठीक है, होम किंगडम और सुभाष चंद्र बोस। तो मेजर मेजर आपको आइडिया है। ठीक है, अब इसमें अच्छा फोटो लेने का, फोटो लेने से पहले एक और चीज दिखा देता हूं, उसके बाद फोटो लेना। ये जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक वाला पॉइंट है, इसमें एक ना कॉम्प्लेक्स सा पॉइंट है थोड़ा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या है? आपको पता है भारत म्यांमार की हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली इन प्रमोटिंग और प्रोड्यूसिंग आर्म्स। और ये जो आर्म्स वो बना रहे हैं, वो रिपोर्ट ऐसा मानती है कि वो सिविलियन लोगों के खिलाफ यूज हो रहा है। कितने लोगों को बात ही पता है? शॉकिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए। मेरे भी था जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे लास्ट 10 दिन पहले, कि कैसे यूएस और यूरोप फ्यूल कर रहा है वॉर इन म्यांमार। तो उसमें रिपोर्ट में इंडिया का नाम आया कि इंडिया की एक फैक्ट्री है, कंपनी है, जो बंदूकों का जो वो नहीं होता स्कोप देखने के लिए, वो सप्लाई करती है इन फैक्ट्रीज को। अगर वो तो प्राइवेट कंपनी है ना, अब उसको आप बेच दो, आप कहीं पे भी यूज करो, हमें थोड़ी पता कि वो म्यांमार में यूज होगा। सप्लायर है वो तो प्राइवेट कंपनी है इंडिया की, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उससे खरीद लिया सप्लायर ने, कोई थर्ड पार्टी सप्लायर बनके, अब उसने म्यांमार में बेच दिया। तो इट इज लैंडिंग अप इन म्यांमार, बिकॉज जब वो वेपन्स पाए गए तो उसमें अब कौन सा पार्ट कहां बना हो तो लिखा जाता है ना बंदूक के ऊपर कि कौन सा पार्ट कहां बना है। जैसे हमने कल लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि यूएस का MI-15 कार्बाइन गन जो है मिला जम्मू कश्मीर में, तो उसमें इंग्रेविंग रहती है कहां बना है, तो ओरिजिन तो पता चली जाएगा आपको। तो डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इशू में आप ये कह सकते हो, ये भी आ रहा है कि एज पर रीसेंट रिपोर्ट देयर आर सम इंडियन फैक्ट्रीज व्हिच आर हेल्पिंग म्यांमार या म्यांमार मिलिट्री फैक्ट्रीज इन प्रोड्यूसिंग आर्म्स। एंड एज पर अ ग्लोबल रिपोर्ट एंड सर्वे, एक ना ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप करके, तो दे आर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी करा, उसमें उन्होंने पाया है कि इंडिया के अलावा, मतलब यूरोप तो बहुत कुछ दे रहा है, इंडिया तो फिर भी कुछ नहीं दे रहा है। इंडिया तो सिर्फ वो बेसिकली आपके स्कोप जा रहे हैं, जो स्कोप होता है एम करने के लिए, टारगेट करने के लिए। तो वो चीजें हैं। दिखाऊं आप फोटो ले लो, उसके बाद मैं दिखाता हूं उसको रिपोर्ट। इसकी फोटो ले लो अगर लेनी है तो, बाकी तो खैर सेव हो जाएगा। अभी दिखा रहा हूं, इसकी फोटो ले लो, फिर हटाओ, क्योंकि ये मैं जैसे हटाऊंगा इरेज हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। हटा दूं? डन? क्लियर है? 3, 2, 1। तो पहले जरा आप ये देखिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वेपन्स वाला दिखाता हूं। तो हम लोग कोलकाता से, अभी आपको पता है हमने बांग्लादेश के लिए रेलवे भी बना रखा है। ठीक है, हम यहां से भी रेलवे कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपका होते हुए त्रिपुरा जाएगा और फिर यहां से कनेक्ट करते हुए इट विल गो टू मिजोरम। तो एक तो रूट है हमारे पास। ठीक है, आप कोट कर सकते हो रिपोर्ट, इट्स एन ऑफिशियल रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है कनेक्टिविटी का तो एक है साधन हमारे लिए, लेकिन एक्ट ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए अपार्ट फ्रॉम हाईवे मैरीटाइम रूट जनरली प्रेफर्ड होता है। पता है क्यों? पानी का रूट क्यों प्रेफर होता है? व्हाई इज मैरीटाइम रूट प्रेफर्ड? क्यों? इट इज चीपर एंड यू कैन, चीपर क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सामान ले जा सकते हो बड़े बड़े टैंकर में। तो यहां से क्या होता है, अच्छा कलकत्ता का जो पोर्ट है श्यामा प्रसाद, ठीक है, जो SMPT पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है, बड़ा एडवांटेज उसका ये है कि वो आप देखिए ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक अंदर आप आ सकते हो। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसका कलकत्ता पोर्ट का नाम है, जो SMPT का जो है। तो कोई कलकत्ता का क्लास में, एनीबॉडी फ्रॉम कलकत्ता? एनीवन? कलकत्ता आसपास हुगली का कोई है क्लास में? कोई है? एनीवन? कोई भी नहीं है? अच्छा बहुत लोग हैं। नहीं, आई कीप ट्रैवलिंग टू कलकत्ता ना, क्योंकि आई हैव अ प्रोजेक्ट यहाँ पे, पोर्ट का प्रोजेक्ट देखता हूँ मैं। सो आई कीप ट्रैवलिंग देयर, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा हुआ कैसे काम करता है वो। तो बड़ा सही सिस्टम होता है। जब हाई टाइड आती है तो पानी ऊपर हो जाता है, फिर बोट अंदर आती है, फिर जब लो टाइड होती है तो फिर पानी चला जाता है। बड़ा सही है वो सिस्टम। तो अभी मौका मिलेगा आप लोग जब आप लोग IAS ट्रेनी बनोगे तो आपको भारत दर्शन में ले जाएगा दिखाने के लिए। भारत दर्शन के IAS ऑफिसर ट्रेनी जाते हैं वहां पे, कुछ लोग जाते हैं। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अलीपुर की साइड है, अलीपुर रोड पे पड़ेगा आगे की तरफ जब आप जाओगे तो एनीवे, सो यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ से आप अंदर तक जा सकते हो, फिर यहाँ से ये जो सामान है वो रोड और हाईवे के थ्रू जा सकता है। पर उसी को स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ से बोट से सीधे सी रूट से 539 किलोमीटर हम सितवे जाएंगे। अब सितवे से हम आगे कहाँ जा सकते हैं? थाईलैंड जा सकते हैं। ठीक है, और जगह जा सकते हैं, कंट्रीज में जा सकते हैं। और मेन चीज क्या है कि ये जो सितवे पोर्ट से कालादान नदी है,
उस नदी पे पहले जाएगा 158 किलोमीटर बोट के थ्रू सामान, इनलैंड वाटरवे, और उसके बाद एक यहाँ से रोड है, ठीक है। कालादान मल्टी मोड क्यों है? मल्टी मोड मतलब पहले जाएगा शिप से, फिर छोटी शिप से, ठीक है, 2 मोड हो गए, इनलैंड वाटर से लेके मरीन, उसके बाद जाएगा हाईवे से, और कुछ जगह रेल का भी सेक्शन है, तो ये जाके सीधे आपका नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और अभी रेलवे का जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडियन रेलवे की तरफ से लोग गए हुए हैं काम करने के लिए यहाँ पे, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सो इसलिए मल्टी मोडल मतलब अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये तो हुगली नदी है, कलकत्ता वाली तो हुगली है जो कनेक्ट करती है आपकी बे ऑफ बंगाल से, फिर ये कालादान नदी है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। फिर यहाँ से कलेटवा तक जाएगा, फिर वहां से इट विल एंटर मिजोरम। अब देखो कितना इजी है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट पहुंचना विल सेव अराउंड 10 to 11 आवर्स, 10 से 11 घंटे बचेंगे आपके। सोचो कितना सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इसकी वजह से। हाँ ये प्रोजेक्ट, हाँ ये भी अच्छी चीज है। प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया की तरफ से फंडिंग और काम में थोड़ा डिले हो रहा था, प्लस देयर वर इश्यूज बिकॉज ऑफ द एंटी डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी तो है नहीं, आपको पता है मिलिट्री कंट्रोल है, तो वो अपना हिस्सा चाहता है मिलिट्री, भाई मिलिट्री काम नहीं करेगा बिना पैसे के, they want some of the other advantage has to be given। तो अब पता नहीं क्या है कैसा है जो भी है, मतलब ऑफ कोर्स यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, बट द पॉइंट इज दैट जो मिलिट्री है बड़ी करप्ट है, भ्रष्ट है बहुत, तो काम नहीं करती ऐसे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। अब आ जाइए वाले वीडियो की जो मैं बात कर रहा था, तो ये मैंने आपके चैनल पे बनाया है वीडियो, द नेम इज लीक रिपोर्ट बाय यूएस सेज दैट दे आर पुशिंग वेपन्स इन म्यांमार इन एशिया। तो जब आप देखेंगे इसको, जो ये वीडियो है, एक बार ये ऐड चला जाए हमारे ग्रेट खली भाई साहब का, मैं सिर्फ आपको नाम दिखा दे रहा हूं। अच्छा दूसरा वीडियो आ गया, 1 सेकंड। हाँ, सो बेसिकली देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल करके, तो इन्होंने अपना एक रिपोर्ट रिलीज किया है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ऑडियो यार बाद में देखना, मैं तो बस आपको जल्दी दिखा रहा हूँ। तो उसमें फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया एंड बहुत सारी कंट्रीज का नाम आया, ठीक है। देखो फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, रशिया, सिंगापुर एंड यूएस की लोग वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं। बट मेरे को जो मेन चीज आपको दिखानी है वो है ये, दिस इज दैट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का ऑफिशियल पेज है, फेटल बिजनेस सप्लाइंग मिलिट्रीज म्यांमार मिलिट्री वेपन प्रोडक्शन। तो इसमें नाम आया है कंट्रीज का कि अलग अलग कंट्रीज में फैक्ट्रीज हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सप्लाई कर रही हैं। सो आई शो यू अनदर, इसमें दिस इज द सैटेलाइट फोटो और मैप की कहां-कहां पे ये इन्होंने फैक्ट्रीज बना रखी हैं। दे कॉल्ड एज कापासा फैक्ट्री, म्यांमार की ऑफिशियल मिलिट्री फैक्ट्रीज हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस देखो उन्होंने पूरा खत्म कर दिया जंगली जंगल अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। कैन यू सी दिस? दे हैव क्लियर्ड आउट द एंटायर फॉरेस्ट जंगल पूरी फैक्ट्री बनाने के लिए। दीस आर फैक्ट्रीज जो वेपन्स एंड बॉम्ब्स बना रहे हैं, और वो वेपन्स और बॉम्ब जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट जो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ यूज हो रहा है। और ये आपको पता है, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आती है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर्स कौन है और एक्सपोर्टर्स कौन है वेपन के। देखा आपने, वो बताता है कि आर्म्स बायर कौन है, सिर्फ ये रिलीज करता है ये ग्रुप जो है। तो इसने भी बताया कि कौन कौन मेजर कंट्रीज है जो सप्लाई कर रहे हैं। तो ये करंट मिलिट्री जनरल है, ठीक है। ये आंग सान सूची है, इनकी बात कर रहा था मैं। ये डेमोक्रेटिक लीडर है, इनके फादर जो थे फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, और ये करंट मिलिट्री जनरल है जो कंट्रोल करते हैं पूरे म्यांमार को, ठीक है। बट देयर हैव बीन सो मेनी रिपोर्ट्स वेयर द मिलिट्री हैज बीन किलिंग पीपल जो भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। तो इसलिए तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, इनके ऊपर लगे हुए हैं, यूएन हाई कमिश्नर लगा रखा है, इनके ऊपर सैंक्शंस हैं। बट सैंक्शंस के बावजूद सोचो इतना बना रहे हैं लोग, तो सैंक्शंस का क्या फायदा है बताओ? सैंक्शंस के बावजूद ही हाल है, तो ये कैसा सैंक्शन है, क्या सैंक्शन, आप खुद ही सोचो फिर। और ये आप देखो जो इमेज है इस साइड वाली, दिख रही सबको? ये जो उन्होंने इतने एडवांस G3 राइफल ले रखे हैं, ये Mark 1 असॉल्ट राइफल है, दिख रहा है ये जो इसमें ले रखा है। अब ये क्या कहने को ये आतंकवादी टेरर ग्रुप या रेबल ग्रुप है, और ये वहां पे जो भी इनके खिलाफ भी रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार रहे हैं लोग। ये रोहिंग्या से जो पकड़ रखा है, और ये वहां के रखाइन स्टेट में जो ऑपोजिट साइड पे लोग हैं, जो रेबल्स हैं, वो ये वेपन यूज कर रहे हैं जो म्यांमार की फैक्ट्री में बन रहा है। क्योंकि उनके अंडर जो एनग्रेविंग है, एनग्रेविंग से पता चला है कि ये इन फैक्ट्रीज में बनता है, और ये इस रिपोर्ट में ही आया है। एक दिन मैसेकर करके था, वहां की फोटो है, ये देखो आप। ये जो बॉम्ब्स हैं उन पे भी मार्किंग कर रखी है कि ये जो डीडीआई फैक्ट्रीज हैं म्यांमार मिलिट्री की, वहां से निकल के आया है सब। यहाँ पे इस रिपोर्ट में बहुत डिटेल में दिया है, मैंने तो वीडियो को कंप्रेस किया है, 10 मिनट के अंदर सारा इंक्लूड कर लिया है। और अभी आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि म्यांमार में इलेक्शन होने वाले हैं, बट वो क्या ही इलेक्शन होंगे आपको पता है, फार्सिकल इलेक्शन होंगे। जब तक मिलिट्री के पास पूरा कंट्रोल है तो वो क्या ही कराएंगे इलेक्शंस, और क्या होगा उसका। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द सिनेरियो। समझ में आई बात? तो जनरल साहब जो है, शक्ल से लग रहा है जनरल साहब की, आपको देखो कि जनरल साहब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अच्छी वाली। समझ में आया इशू जो ये? समझ में आ गया? He seems suspicious। एक कमेंट आया बड़ा अच्छा है, वो लॉस्ट ब्रदर ऑफ शी जिनपिंग, ये अच्छा था वैसे। शी जिनपिंग का भाई नहीं लग रहा है यार, ये सही बताओ, मेरे को तो लग रहा है, देखो सब लोग को लग रहा है ऐसे लग रहा है, बस टोपी हटा दो शी जिनपिंग ही लगेंगे बिल्कुल। अब देख लो आप, तो इंडिया का नेबरहुड का वन ऑफ द एक्टिव स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट है 5 B's, बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम एंड बर्मीज टीक, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं। अच्छा चलो अब थोड़ा ज्योग्राफी का टेस्ट लेते हैं आपका। ज्योग्राफी का टेस्ट ले लो यार मैं, हाँ पूछूं ज्योग्राफी का आंसर दोगे आप? व्हाई इज, और जब कैसे थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, जो टिम्बर टीक यहाँ पे मिलता है इतना इजीली कैसे मिलता है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? रीजन बताओ। ये जो बर्मीज टीक है या जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए आपका टिम्बर रिसोर्स मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? Why is it possible? सवाल ये है। और why is it not possible to find these kind of trees in your Amazon rainforest? है तो वहां पे भी रेनफॉरेस्ट, म्यांमार में भी आपका देखो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है, दोनों जगह रेनफॉरेस्ट है, वो भी तो रेनफॉरेस्ट है। वहां ब्राजील में निकालना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पे कैसे निकाल लेते हो आप? वो भी तो फॉरेस्ट ही है, वो भी एवरग्रीन है, ये भी है। मेरे को ना वर्ड नहीं दिख रहा अभी, जो वर्ड चाहिए मुझे। अच्छा बताओ टीक कौन सा टाइप का ट्री है, एवरग्रीन है या मॉइस्ट डेसिडियस है? पहले तो डिसाइड कर लो। टीक इज अ डेसिडियस फॉरेस्ट, इट इज नॉट एन एवरग्रीन ट्री। एवरग्रीन ट्री को कट करना बड़ा मुश्किल होता है ना? ज्योग्राफी का आंसर है, बता देता हूं। एवरग्रीन ट्री होते हैं, उनको कट करना मुश्किल क्या होता है? क्योंकि एवरग्रीन ट्री अपने आगे किसी और को ग्रो नहीं होने देता। कैनोपी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? कैनोपी होता है, बड़ा थिक कैनोपी होती है, नीचे अगल बगल एपिफाइट्स होते हैं, तो वो एक ट्री के बाद दूसरा ट्री बड़ा दूर मिलेगा आपको। तो इसकी वजह से इनको जो है, इसका अगर आप देखोगे, इनको सैल्वेज करना या फिर अगर आप ऐसे तो इसको टिम्बर निकालना बड़ा एक्सपेंसिव काम है। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दे आर नॉट फाउंड इन प्योर स्ट्रैंड्स। पढ़ा ऐसा जीसी लियोंग लिखा हुआ है कि एवरग्रीन ट्रीज से टिम्बर निकालना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो प्योर स्ट्रैंड्स में नहीं मिलते हैं। प्योर स्ट्रैंड्स का मतलब होता है कि वो एक ही जगह आसपास नहीं मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे, क्योंकि अकेलौता ट्री इतना ज्यादा रिसोर्सेज खा जाता है।
एसआईपी में पढ़ाऊंगा, चलो टेंशन मत लो, ठीक है। तो इससे देखो लिंक हो गया, एसआईपी में पढ़ा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द यू आर लिटिल कंफ्यूज्ड, ऐसा है क्या ज्योग्राफी में? थोड़ा सिस्टम हिला हुआ है ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे देख के। कोई बात नहीं, एसआईपी में करा दूंगा, टेंशन मत लो। कोई नहीं ठीक है। बेसिकली वो एक वर्ड है, उसको याद रखिएगा, प्योर स्ट्रैंड्स, कि प्योर स्ट्रैंड्स में मिलने चाहिए, प्योर स्ट्रैंड्स में नहीं मिलते। डेसिडियस क्या है कि थोड़ा कम रिसोर्सेज देते हैं, प्योर स्ट्रैंड्स में मिल जाते हैं। प्लस एडवांटेज क्या है, म्यांमार में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, नॉर्थ टू साउथ, तो नदियों पे आप लिटा के काट सकते हो, और जिससे क्या होगा, पोर्ट की कनेक्टिविटी के पास पहुंच जाएगा। तो मैं अगर ऊपर से पेड़ काट के नदी पे बहला जो है उसको बहा दूं, तो वो सितवे तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मैप पे? अगर मैं ऊपर से काट के डाल दूं, ठीक है, पुष्पा, एग्जैक्टली, पुष्पा वाली मूवी देखी ना जिन्होंने देखी है, तो उसमें देखा कैसे लोग यूज करते हैं, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही। समझ आ गया? तो ये ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये आपका होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एसआईपी में कर लेंगे। चलो, सो एनीवे, कंट्रीज हैव अ सिस्टम ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिम, क्योंकि हमारे बहुत सारे बॉर्डर हार्ट्स भी हैं, इनके साथ बॉर्डर पोस्ट भी हैं, जिनको भी हम लोग देखेंगे। दे हैव अ जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप, जो बाउंड्री इश्यूज को रिलेटेड जो है डिस्कस करने की बात करेंगे। तो 1948 में अगर आप देखोगे, बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम ब्रिटेन, एंड यू न्यू, नाम भी बड़ा अच्छा, यू न्यू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनको ऑलरेडी पता था, ही न्यू, ठीक है, उनका नाम अच्छा, यू न्यू यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, हां, लाइक आई न्यू। तो यू न्यू उनके भाई का नाम आई न्यू। सो उन्नू साहब जो थे, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट जो है, अब देखो चालू हो गया 62 में इनका मिलिट्री कू। सो मिलिट्री नेशनलाइज्ड इकोनॉमी एंड एस्टैब्लिश्ड वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, और इंडिपेंडेंट मीडिया तो खैर है ही नहीं, वहां पे सिस्टम ही नहीं है, जैसे चाइना में साहब इनके पास भी इंडिपेंडेंट मीडिया का कोई सिस्टम नहीं है। कू देतात मतलब मिलिट्री को हो गया वायलेंट टेक ओवर, और उसमें आर्म फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया, जैसे मालदीव में करने की इन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है। अब 2008 के बाद जो है मिलिट्री में 2008 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री ड्राफ्ट कर रही है, सोचो, तो ऑब्वियसली बात है अपने फायदे की बात करेगी। तो मिलिट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, उसमें अपने लिए सीट रिजर्व करा ली कि भाई हमारे लिए 25% सीट जो रिजर्व रहेगी। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति जो है उसका मिलिट्री बैकग्राउंड होना चाहिए और फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस है, पॉसिबल नहीं है राष्ट्रपति मिलिट्री बैकग्राउंड का तो हो जाएगा, फॉरेन इन्फ्लुएंस कैसे नहीं, चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो 2010 में क्वाजी डेमोक्रेसी हुई, लेकिन उसके बाद फिर 2015 में एक बार और इलेक्शन हुआ, उन्होंने इलेक्शन को बोला ये सब बेकार है, क्योंकि ना मिलिट्री को उसमें वोट्स कम मिले थे, तो उन्होंने 2015 के बाद सिस्टम ही खत्म कर दिया। सो मिलिट्री पावर जो है, एनएलडी जो है, इनकी पार्टी में 2015 में काफी सारे इनको वोट मिल गए, इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इनको स्टेट काउंसिलर बनाया गया सूची को, आंग सान सूची मैडम को, लेकिन ज्यादा दिन इनकी खुशी नहीं रही, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये पूरी जर्नी है। 1948 में इनको इंडिपेंडेंस मिली, सरकार बनी भी, तो पहला मिलिट्री को हो जाता है 1962 में। आंग सान सूची रिटर्न्स टू बर्मा, फाउंड्स द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। बाय द वे, आंग सान सूची इंडिया की ही पढ़ी हुई है, शी हैज स्टडीड फ्रॉम जेएनयू। मैडम हैज आल्सो स्टडीड फ्रॉम जेएनयू, इन्होंने शायद पढ़ाई, इन्होंने जेएनयू से भी करी है। आई थिंक शी हैज आल्सो स्टडीड फ्रॉम एलएसआर या एसआरसीसी, आई थिंक लेडी श्रीराम कॉलेज की है, एलएसआर की, यस, शी इज फ्रॉम एलएसआर, मेरे को याद आ गया, इन्होंने एलएसआर से पढ़ाई करी है, लेडी श्रीराम कॉलेज से। तो फिर बाद में 1988-9 में इनका नाम जो है बर्मा का म्यांमार हो गया। एनएलडी को बहुत सपोर्ट मिला इनकी वजह से, बट देन अल्टीमेटली लोग परेशान हो चुके थे वहां से मिलिट्री की वजह से, लेकिन मिलिट्री जो अपने आगे कुछ करने नहीं देती। फिर एक सैफरन रेवोल्यूशन वहां पे प्रोटेस्ट हुए, सैफरन रेवोल्यूशन नाम का, मान लो कभी प्रीलिम्स में आ जाए कि सैफरन रेवोल्यूशन कहां हुआ था। तो ये दीज आर प्रोटेस्ट लेड बाय मॉन्क्स वायलेंटली वर सप्रेस्ड बाय द आर्मी, दिस वाज अराउंड 2006-7 की बात है। एंड उसके बाद फिर सूची मैडम को जो है जेल में डाल दिया गया था, फिर उनको बाद में रिलीज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी सिस्टम ऐसे ही है, डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री, फिर डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री, अभी फिर मिलिट्री का ही रोल चल रहा है। तो अभी 2021 में क्या हुआ, तो म्यांमार मिलिट्री में अगर आप देखोगे, पहले तो जो 2017 में हुआ, ठीक है, रोहिंग्यास पे अटैक, तो मोर देन 7 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज जो थे, दे फ्लेड टू बांग्लादेश, ठीक है। अभी उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो रोहिंग्यास कौन है, हु आर द रोहिंग्यास? सो रोहिंग्यास आर लाइक अ मुस्लिम कम्युनिटी लिविंग इन द रखाइन प्रोविंस, रखाइन स्टेट करके है, कहां पे, म्यांमार में। यहाँ पे देखो, ये पूरा उनका मैप है, एथनिक पॉपुलेशन है। सो मेजर एथनिक जो पॉपुलेशन है रोहिंग्यास, यहाँ पे आपको ऑरेंज में दिख रहे हैं। तो ये जो ऑरेंज, ये जो हिस्सा है, ये कहलाता है रखाइन प्रोविंस। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, वैसे इनका प्रोविंस है। तो रखाइन स्टेट या रखाइन प्रोविंस का ये पार्ट है, कोस्टल एरिया है, थोड़ा सा हिली टेरेन है यहाँ पे। और इनका जो है लड़ाई किससे है, बुद्धिस्ट से लड़ाई है। आप सोचो कितनी आयरॉनिकल बात है, बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज अ रिलीजन ऑफ पीस। गौतम बुद्ध, नहीं लगता आपको? बुद्धिज्म जो है इज अ रिलीजन ऑफ पीस, एंड आयरॉनिकली इन म्यांमार एंड इन श्रीलंका बोथ, यू नो व्हाट वाज द सिचुएशन। श्रीलंका में सिन्हालीज बुद्धिस्ट फाइटिंग अगेंस्ट तमिलियंस, बताया था, सिन्हाला बुद्धिस्ट है वहां पे, यहाँ कौन है, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट है। तो एनीवे, तो दीज आर द अदर मेजर एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे। तो जो रोहिंग्यास हैं, दे आर ओवर हियर। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे 135 ऑफिशियल एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन रोहिंग्यास को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। रोहिंग्यास को सिटीजन का स्टेटस नहीं है, रोहिंग्यास को कोई बेनिफिट नहीं मिलता एज अ सिटीजन, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया कि उनके पार्ट है, सेम लाइक उइगर्स इन जिनजियांग प्रोविंस इन चाइना, ठीक है। तो दे आर माइनॉरिटी, एंड माइनॉरिटी वो भी जो सप्रेस्ड माइनॉरिटी, मतलब दबा के रखा हुआ है इनको काफी ज्यादा। तो आंग सान सूची की भी बुराई की गई थी, अगर आपको याद हो, जो रोहिंग्या इशू हुआ था ना, उसमें आंग सान सूची की भी बुराई की गई थी, क्योंकि इन्होंने रोहिंग्या के सपोर्ट में डायरेक्टली कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर मिलिट्री का प्रेशर था, मिलिट्री ने इनको बंद कर रखा था। बट भाई आप नोबेल लॉरिएट हो यार, आप तो बोल सकते हो ना, यू आर अ नोबेल लॉरिएट, यू शुड हैव एटलीस्ट कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट। यू आर नोबेल लॉरिएट फॉर पीस, शांति दूत हो आप। तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मैडम बोलेंगी, मैडम ने कुछ बोला ही नहीं। सो 2015 का इलेक्शन, 2020 का इलेक्शन की पार्टी जीत चुकी थी, और 2020 में एनएलडी को 396 सीट मिली थी, बल्कि मिलिट्री को बहुत कम मिली थी। सोचो, तो मिलिट्री चाहिए इस बात पे, उन्हें लगा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही मैडम। और आपको पता ही है, जो भी कम्युनिस्ट टाइप देश होते हैं, वहां अगर आप ज्यादा पॉपुलर हो गए तो आपको गायब कर देंगे। जैसे जैक मा को गायब कर दिया शी जिनपिंग ने, कि अच्छा शी जिनपिंग से ज्यादा पॉपुलर कौन, अली बाबा, लो जी, अली बाबा को उली बाबा कर दिया, ठीक है। अली बाबा को उनके चिराग में बंद करके गायब कर दिया, उनके लिए पता नहीं कहां, साउथ कोरिया, जापान में मिले, जापान में मिले किसी जगह 2 साल तक, अली बाबा से उली बाबा हो गए, वो गायब भी कर दिया। वैसे इन्होंने भी ज्यादा, अगर ज्यादा सामने आ गए उनके तो गायब, हाउस अरेस्ट। चलो ये तो फिर भी अच्छा है भाई साहब। नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन भैया के सामने मत कर देना, वो तो आदमी ऐसा है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने उड़ा देगा आपको, उनके सामने तो जरूरत ही मत करना, ज्यादा पॉपुलर हो जाओ। उनकी शक्ल देख के लगता नहीं वो आदमी हंस रहा है, या वो मतलब रियली में हंस रहा है, या वो आदमी ऐसा है कि वो मतलब सरकास्टिकली हंस रहा है। तो किंग जोंग उनके सामने तो मतलब आप कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आपने ज्यादा कुछ बोला, वो तो अपने जनरल को उड़ा देता है। उसके जनरल ने प्लॉट किया था
आपको पता है उनके एक जनरल है, उन्होंने प्लॉट किया था उनके खिलाफ, कुछ बोल दिया था भाई साहब, उस मिलिट्री जनरल को उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन, बंदूक नहीं, बड़े लेवल का गेम है, बंदूक क्या होती है, नो बंदूक, ओनली एंटी एयरक्राफ्ट गन, सो एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने रख के उड़ाया था। हाँ, और आइरोनिकली उनका चाचा जी थे, बताओ। तो चाचा विधायक ना, चाचा जैसे नेपाल में भी चाचा बड़े उपद्रवी निकले, तो चाचा विधायक वाले जितने होते हैं ना बदमाशी होते हैं। सो चाचा विधायक थे वहां पे, कहां पे, जहां किंग ज्ञानेंद्र नेपाल, याद है, बताया था चाचा जी उस दिन महल में ही थे, भतीजे को शायद भड़का दिए नेपाल वाले। यहाँ पे भी चाचा जो है वो भी चालाकी कर रहे थे, बट किंग जॉन्ग उनके आगे चलती नहीं ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स ऐसे होते हैं। सो ये मिलिट्री हुआ 2021 में, सबको अरेस्ट कर लिया गया। ये किसी का ऑडियो वीडियो काम नहीं करेगा, रिफ्रेश कर लो प्लीज, सही चल रहा है सब। तो अभी क्या देखो सिचुएशन आप क्या है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका नाम दिया गया है स्प्रिंग रेवोल्यूशन। तो अगर आपको पूछा जाए प्रीलिम्स में वेयर इज स्प्रिंग रेवोल्यूशन और व्हाट इज द स्प्रिंग रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज रिलेटेड टू म्यांमार। म्यांमार में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को बोला जा रहा है स्प्रिंग जो है रेवोल्यूशन। अच्छा, जैस्मिन रेवोल्यूशन कहां का है, चलो इसी बात से पता चलेगा कितना पढ़े हो आप लोग, पीएसआईआर वाले बताएंगे जैस्मिन रेवोल्यूशन कहां का है। अगर स्प्रिंग रेवोल्यूशन म्यांमार का है, वेयर इज जैस्मिन रेवोल्यूशन? नहीं बाबा नहीं, किसी ने यहां पे सही आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर दिया सुष्मिता, हर्षित, करुणेश, ट्यूनिशिया। अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, जो आपने देखा ना अरब कंट्रीज में तख्ता पलट चालू हुआ था, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वो चालू हुआ था ट्यूनिशिया से, उसको जैस्मिन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और पता है किस बात पे हुआ था, छोटी सी बात थी, एक पुलिस वाले ने ठेले वाले को करप्शन के लिए पीट दिया था, उसके ठेले को धक्का दे दिया था, रेडी पटरी वाले को, और उसको मार दिया था। फ्रूट वेंडर था, सोचो आप, करप्शन के लोग इतना ज्यादा परेशान थे वहां पे, भाई साहब एक इंसिडेंट ने पूरी कंट्री को यूनाइट कर दिया। ऐसे ही होते हैं एक इंसिडेंट कोई, जैसे इंडिया यूनाइट हुआ था ना किसके बाद, निर्भया के बाद, ऐसे ही होते कुछ ऐसे मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं, जिससे देश की युद्धता पता चलता है कि देश में कितनी यूनिटी है। सो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके आप कह सकते हो। या अभी आपने देखा होगा महसा अमीनी वाला जो है, बिल्कुल सही बोला आपने, ईरान में रेवोल्यूशन चल रहा है, मतलब इतना जबरदस्त रेवोल्यूशन है कि भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप में उनके प्लेयर्स ने एंथम के बाद भी लोग वहां पे दे डिड नॉट सिंग नेशनल एंथम, ईरान के प्लेयर्स ने नेशनल एंथम गाया ही नहीं, और बाकी लोग वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे मैच में। सो ऐसी चीजें होती हैं। अभी आपने देखा हांगकांग में भी हो रहा था, हांगकांग में क्या बोलते हैं अम्ब्रेला रेवोल्यूशन, आपने देखा लोग छतरी में बारिश में प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट शी जिनपिंग। हांगकांग में लास्ट दो साल पहले बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये सारे प्रोटेस्ट है ना, मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा स्लाइड में, सो दैट यू रिमेंबर एग्जाम के लिए। जैसे कि येलो वेस्ट करके था, येलो वेस्ट कहां पे हुआ था, एनीबॉडी रिमेंबर्स येलो वेस्ट मूवमेंट? मैंने बुक में दिया भी हुआ है यहाँ। सो येलो वेस्ट इज इन फ्रांस, वर्कर्स थे बेसिकली आपके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी फ्रांस में। जैस्मिन रेवोल्यूशन इज ट्यूनिशिया। तो ऐसा मैंने जो है आपको लिस्ट दे रखी है बुक में भी, और अलग से भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एनीवे कमिंग बैक, सो अभी क्या है देखो, सूची जी को 11 साल की सजा सुना दी गई है, और अभी कोई स्कोप तो दिखता नहीं है कि इनको छोड़ा जाएगा। प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो भी कुछ बोलेगा उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा, मैंने प्रूफ आपको दे दिया है। बाकी मैंने आपको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी दिखाई दी है कि रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है, और जो भी ज्यादा कोई प्रोटेस्ट करेगा तो सीधे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक ट्रायल भी किया था, क्लोज डोर ट्रायल, जहां पे जो ज्यादा बात करेगा डेमोक्रेसी की उसका कर देंगे। वो मूवी देखिए डिक्टेटर करके, एक मूवी है बड़ी फेमस, इट्स अ वेरी फनी मूवी। तो उसमें जो ज्यादा बोलता था ना डिक्टेटर के खिलाफ, समझ जाओ मतलब वो इशारा कर देता था, उसने बोला मिसाइल बनाओ, तो उसके साइंटिस्ट ने मिसाइल जो है वो राउंड बनाई, तो उसने बोला भाई साहब ये राउंड मिसाइल कौन सी होती है, उसने बोला इट शुड बी पॉइंटी बिकॉज पॉइंटी मींस इट इज डेंजरस, पॉइंटी बनाओ भाई साहब तुम अलादीन। हाँ, उसने बोला पॉइंटी बनाओ, साइंटिस्ट बोला नहीं इससे एरोडायनेमिक्स गड़बड़ हो जाएगा। भाई भड़क गया डिक्टेटर को, डिक्टेटर को पसंद नहीं ना अपने आगे आप कुछ भी बोल दो। तो ऐसी है वो, एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ गाय, बट इन अ मोर स्ट्रिक्टर फॉर्म इज हाउ डिक्टेटर्स आर, वैसे ही होते हैं। इट शुड स्केयर पीपल। सो अब इसको लेके इसलिए इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो बेसिकली यही है, मतलब म्यांमार में आप देखो प्रॉब्लम ये है, मतलब पूरेस्ट कंट्रीज भी है क्योंकि सारा पैसा तो मिलिट्री उनका खा गया वहां पे, और वहां पे आप देखो मिलिट्री के इंटरवेंशन के कॉन्स्टिट्यूशन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी का इशू भी इसलिए क्योंकि वहां पे आप देखोगे बुद्धिस्ट जो पॉपुलेशन है विद मुस्लिम पॉपुलेशन, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो यहाँ ये भी कंसर्न है। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, ग्लोबल स्टैंड क्या है, चाइना बोल रहा है स्टेबिलिटी लेके आओ, ये तो वही बात है कि भाई साहब आग में मैंने लगाई है और आग में पानी डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो चाइना का तो ऐसे ही रहता है। सो चाइना इज लाइक हाँ हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं स्टेबिलिटी इन म्यांमार। पीछे से शी जिनपिंग हंस रहे हैं, यार क्या ड्रामा है ये सब, ठीक है हमने तो करवाया है, हमने पैसा दिया सब करने का। तो यूएस हाँ स्ट्रिक्ट बिकॉज़ यूएस नोस कि चाइना का इसमें जो है काफी ज्यादा रोल है। आसियान में अगर आप देखोगे आसियान कंट्रीज में डिवाइडेड है क्योंकि जिनके म्यांमार के साथ सीधे बॉर्डर्स है, नोबडी वांट्स टू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद देम। तो आसियान नेशन जो नेबरिंग कंट्रीज लाइक थाईलैंड जो है, कंबोडिया, ये सब थोड़ा न्यूट्रल से रहते हैं, बट इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली बोला है दैट वी सपोर्ट डेमोक्रेसी, और करना भी चाहिए भाई। अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो करना तो चाहिए, बट प्रो डेमोक्रेसी है तो वी शुड बी स्टैंडिंग इन सपोर्ट विद देम, नहीं तो फिर क्या फायदा है ना। तो इंडिया शुड लाइक प्रीटी क्लियर भाई, प्रो डेमोक्रेसी मिलिट्री को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने चाहिए, तो वो इलेक्शन करवाएंगे 2023 में। अब क्या होता है वो आगे की बात है, अब इलेक्शंस होगा, अब देखो आगे होता क्या है, कहने की बात है ये, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट होप थोड़ी कम है जब तक चाइना का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब इंडिया के इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, एनर्जी को बचाने जो इन्वेस्टमेंट है जैसे श्वेत ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है, सो इंडिया को भाई बैलेंस करना पड़ता है। देखो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द रिलेशनशिप, चाहे आपका एनिमी स्टेट क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट बैलेंस करने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन में है, दे आर इन डीप पॉकेट्स ऑफ चाइना, मतलब चाइना ने जेबें भर रखी हैं यहाँ के लोगों की, लेकिन फिर भी हमें तो अपना काम निकलवाना है। ऐसे ही होना चाहिए आपको जिंदगी में। एक आपको बड़ी सिंसियर टिप देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, ठीक है। क्या होता है जब आप सिविल सर्विस में जाओगे, ठीक है, तो आपको अपना काम करके निकल जाना है, ये आपको आना चाहिए। अगर ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाओगे किसी चीज को लेके तो आप नहीं कर पाओगे, और उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा डांट दिया, रोज डांटेगा भाई साहब मंत्री, और मंत्री डांटेगा सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डांटेगा एडिशनल सेक्रेटरी को, एडिशनल डांटेगा जॉइंट को, जॉइंट डांटेगा डिप्टी को, डिप्टी डांटेगा आपको। जब डिप्टी से जल्दी आपके डिप्टी सेक्रेटरी बनते जब आप सर्विस में 10-11 साल हो जाते हैं, सब निकालेंगे आप पे। तो या तो थोड़ी थिक स्किन कर लो और अपना काम इतना अच्छा रखो कि कोई कुछ बोलना पाए। ऐसा ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हमें पता है भाई साहब चाइना इंटरफीयर करेगा ही, लेकिन हमें तो अपना काम कराना, हमें तो कालाधन प्रोजेक्ट कराना, एग्जीक्यूट हमें आर्टिस्ट कराना है। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी में यही चीज होती है, मौके की बात होती है। चाइना को लगा तो चाइना अपना बना रहा है प्रोजेक्ट, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रहा है, चाइना के जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं म्यांमार में, हम भी बना रहे हैं, उनको भी पता है, हमें भी पता है। तो चाइना को पता है कि भाई ठीक है
एज लॉन्ग एज उसके इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा, एज लॉन्ग एज इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा, चल रहा है दोनों का साथ में। तो ऐसा कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है म्यांमार से हमारी। बट पॉइंट ये है कि चाइनीज इंटरफेरेंस जो है दैट कॉजेस प्रॉब्लम। ऑल्सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक्ट ईस्ट के अंदर चीजों को स्पीड अप किया गया है। पहले क्या होता था कि प्रोजेक्ट होते थे, अनाउंस कर दिए जाते थे, रिलीज नहीं होता था, पैसा डिले बहुत होता था, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी इश्यूज। अभी वो थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गति शक्ति के अंदर नहीं आए, बट डोमेस्टिक लेवल पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं गति शक्ति के अंदर, उन सारों को स्पीड अप कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने अभी एक ट्वीट किया है कि दिल्ली टू जयपुर का जो फेज है वो 2 वाला बन गया। भाई साहब 2 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ ये गुड़गांव से रोड जाती है, ठीक है, यहाँ पे इतना भयंकर जाम लगा रहता है बिकॉज ऑफ द ट्रक्स। क्योंकि आप जाएंगे यहाँ से आगे तो आगे ना मेजर कंपनीज के वेयर हाउसेस हैं, अमेज़न जितनी भी जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनका इतना ज्यादा ट्रक मूवमेंट रहता है, इतना ज्यादा मतलब पैथेटिक हो चुका है ना ये रोड जो है, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, लंबा जाम रहता है यहाँ पे। सो दैट इज गोइंग टू बी बिग रिलीफ। तो ये सारी चीजें हो रही है ना, डेवलपमेंट दिख रहा है। आप खुद काउंट करो कितने एक्सप्रेसवे बन गए यूपी में, अभी मुंबई वाला जो फेज उसका जयपुर वाला बन गया है, ठीक है, चेन्नई में बन रहा है, फिर बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखो ये सब चीजें इंडिया में तेजी से हो रही है। अभी मैं देख रहा था मेरठ, जो यहाँ से कोई मेरठ में है, मेरठ है क्लास में, तो मेरठ में आप देखो वो जो एनसीआरटीसी जो है रैपिड रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम रेलवे की टेस्टिंग चालू हो गई है। कौन है मेरठ से यहाँ पे? मैं मेरठ जाता था बिकॉज़ माय पेरेंट्स आर इन मेरठ। माय पेरेंट्स आर इन मेरठ, सो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग देयर। तो जब संडे को प्रॉब्लली आई एम इन मेरठ। तो मेरठ जो है बड़ा सही काम हो गया। मतलब जब बना था लगा था यार बड़ी दिक्कत है, रोड डाइवर्जन, बिजली बम्बा, भाई पास से जाओ, ये जाओ, बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। तो अच्छा मोदी नगर वाले भी हैं क्लास में, जैन शिकंजी वाले। कौन है जैन शिकंजी वाला? मोदी नगर, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ कोऑपरेशन आप देखोगे, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने साइन कर रखी है, हिस्टोरिकल कल्चर हमसे बात कर चुके हैं, इस बारे में कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट भी हो चुका है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा सिक्योरिटी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मिलिट्री को इंश्योर करना कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेबिलिटी बनी रहे, एक फेडरल डेमोक्रेसी बन जाए और रोहिंग्यास की सिचुएशन हमारी इंप्रूव हो। क्योंकि रोहिंग्यास का प्रेशर जब भी बढ़ेगा वो बांग्लादेश पे आएगा, बांग्लादेश से हमारे ऊपर आएगा। तो रोहिंग्यास को वापस ले लें और रोहिंग्यास के ऊपर जो ये एथनिक क्लेंजिंग वर्ड होता है, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है जो जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कई बार पढ़ोगे, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। सुना है वर्ड जेनोसाइड? आईआर में बहुत यूज होता है वर्ड जेनोसाइड। क्या होता है जेनोसाइड? बेसिकली मास किलिंग ड्यू टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक मतलब कोई और एथनिसिटी को आप और किसी कल्चर के रेस को बिलोंग करते हो तो उसको लेकर दूसरे ग्रुप को मार दिया, जैसे टूटीज को है, जूस का हुआ था, रोहिंग्यास का भी एक तरीके का जेनोसाइड हुआ है। अब इसको लेके आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में यूएन में अलग अलग जगह ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात होती रहती है, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। बाकी तो खैर हमने कर लिया, तो म्यांमार के बारे में इतना ही है, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें और कोई ज्यादा चीज नहीं है। रोहिंग्यास के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। और हाँ, हम लोग क्यों रेफ्यूजीज नहीं लेते उसका एक रीजन है, बिकॉज हमने ये दोनों प्रोटोकॉल जो है या जो कन्वेंशन है जिनीवा का, ये जो कन्वेंशन है ऑन रेफ्यूजीज, हमने साइन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग केस टू केस बेसिस में ले सकते हैं, जैसे हमने तिब्बतन रेफ्यूजीज ले रखे हैं, बट हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कोई। अगर हमने साइन कर लिया होता तो हमारे ऊपर प्रेशर होता। जैसे आपने देखा है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर होता है। जब सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था, अभी भी है खैर, तो कितने सारे लोग बोट से जा रहे थे, वो देखा बड़ी दर्दनाक फोटो, एक छोटा बच्चा था, रेड शर्ट वाला डूब गया था, आइलान कुर्दी नाम है उसका, याद, द नेम ऑफ द बॉय वाज आइलान कुर्दी। जिसके बाद पूरे वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि तब तक ना सबकी आंखें बंद थी यूरोपियन कंट्री की, तब तक एवरीबडी हैड क्लोज देयर आईज, एवरीबडी वाज सेंडिंग देम ऑफ, और बेचारे वो छोटी छोटी बोट में ओवर कैपेसिटी भर भर के वो लोग मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके जा रहे थे टू यूरोप, इटली की कोस्ट पे, ठीक है। सो देयर वाज अ स्मॉल किड, एक फोटो है बड़ी मूविंग से, सर्च करिएगा आप, तो वो छोटा बच्चा बेचारा, उसकी बॉडी जो है बीच पे आई थी, 5 साल का, रेड कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लू कलर की उसने शॉर्ट्स पहने थे। अभी तक मेरे को वो फोटो ज़हन में रहती है, मेरे को अभी भी याद है। तो उसके बाद ना सारी जो आंखों में पट्टी बंधी हुई थी यूरोपियन नेशन की, वो खुल गई कि अच्छा। तो ऐसे में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके बाद लोगों में थोड़ी सॉलिडारिटी आती है, और ह्यूमन बीइंग्स के साथ थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। सबके साथ सब कुछ हो रहा होगा लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जब कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है ना जिससे लोगों को लगता है कि यार अब तो हद हो गई है, तो देन पीपल यूनाइट, ठीक है। सो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीपल ट्रैफिकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें हमने बता दी। बाकी हमने कोशिश करी है कि ये जो आश्रयन प्रोजेक्ट है इसमें रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रिसेटल करे। कॉक्स बाजार में, भाषणचार आइलैंड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने इनके लिए जो है रेफ्यूजीज के लिए आइलैंड रखा है। मैं इसकी फोटो दिखा देता हूं आपको, सो दैट इट इज इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। सो दिस इज हाउ दे हैव क्रिएटेड द कॉम्प्लेक्स। बट अभी आपको बड़ा सही लग रहा होगा, बट दिक्कत पता क्या है, दिस आइलैंड इज बेसिकली अ रिवरइन आइलैंड, और ये जो आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में है और ये साइक्लोन प्रोन एरिया में, ये भाषणचार जो दिख रहा है आपको। तो इन्होंने एक शहर के बाहर, ठीक है, मतलब मेन आइलैंड के बाहर इन्होंने भाषणचार में शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज सम कैंप्स आर इन कॉक्स बाजार, कुछ जो है यहाँ पे, और इसीलिए जब साइक्लोन आता है पानी का लेवल चेंज होता है तो ये आइलैंड आधा डूब भी जाता है, समझ हो जाता है, करेक्ट। तो ये बात है, ठीक है। तो इसकी बात होगी। बाकी कालादान तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया म्यांमार ट्राइलैटरल हाईवे बता दिया। ये मोरे तामू जो है ये बॉर्डर चेक पोस्ट है, ये बॉर्डर हार्ट्स है यहाँ पे जो आपके ओपन किए जाते हैं लोगों के लिए। बाकी तो मतलब रोहिंग्यास का बेसिकली जो इशू है बुद्धिज्म को लेकर, बुद्धिस्ट और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो। सो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो म्यांमार में इतना ही था, इससे ज्यादा और डिटेल में आएगा नहीं सवाल। सो नाउ मूविंग टू श्रीलंका, इसके बाद हम लोग करेंगे पैसिफिक। पैसिफिक बड़ा लंबा टॉपिक है, इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स आई थिंक। साउथ ईस्ट एशियन पैसिफिक थोड़ा, तो लेट्स सी। नहीं अभी तो है, चलो, क्योंकि आज आंसर राइटिंग डिस्कस करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैपिंग भी देखेंगे आज। अभी बताओ म्यांमार को लेकर किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? नीतीश कुमार इसके बारे में मुझे नहीं पता, अभी लेट्स सी। मतलब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि गति शक्ति के अंदर कब डालेंगे, अभी तो आई डोंट नो। तो आ जाते हैं अपने पड़ोसी देश पे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड हनुमान गए थे रावण को बताने बोले हे लंकेश बात तो सुनो हमारी, ठीक है। तो लंकेश बोले हे वानर कहां से आया है, और लंकेश को धमकी देता है ऐसे करके रावण। रावण वाज नॉन ईगो है ना, तो ये चीज है। सो दिस इज व्हाट श्रीलंका इज, एंड नॉर्दर्न नॉर्थ सेंट्रल ये अलग अलग प्रोविंसेस हैं। तो अगेन मतलब 2500 साल से ज्यादा अगर आप देखोगे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस है हमारे, 2500 साल से ज्यादा, क्योंकि हमारे रामायण के टाइम से पहले से कनेक्शंस है, ठीक है। अनन्या राय जी स्प्रिंग रेवोल्यूशन डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। वो म्यांमार में जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सरकार की वापस स्थापना होनी चाहिए, तो उसमें इतना डिटेल में पीएचडी करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन क्या है। लोग मतलब उसका नाम डाला गया स्प्रिंग रेवोल्यूशन कि हमें यहाँ पे इलेक्शन करके सरकार लाई जाए और मिलिट्री का रूल कम किया जाए या हटाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल है भाई। सो 2500 से ज्यादा पुराने सालों से हमारे रिलेशन है। अच्छा चलो अभी ये बताओ श्रीलंका में और क्या क्या आपको लगता है कि हमारे रिलेशन कैसे है? अगर मैं हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स की बात करूं, चलो एक तो आपको बताइए, चलो रामायण से लिंक है, और क्या लिंक है? बुद्धिज्म का क्या लिंक है?
ठीक है, चोलास एंड चेरास, तमिलियंस वहीं केरला, केरला के भी पास था वो, ठीक है। बुद्धिज्म पे क्या लिंक है? ऑफ कोर्स बुद्धिज्म यहां से वहां गया, बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है अशोक का, सम्राट अशोक का। यहां पे क्या है वो? अशोक के बेटे और बेटी, क्या नाम है उनका? महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था? सम्राट अशोक के बेटा और बेटी संघमित्रा, वो गए थे यहाँ पे बुद्धिज्म को और बुद्धिस्ट जो जो अशोका की धम्मा, जो बुद्धिस्ट धम्मा था उसको प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है, बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। और आपने देखा होगा वेसक करके एक फेस्टिवल होता है, क्या होता है वेसक? आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वेसक करके कुछ होता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, क्या है ये बताइए? वेसक क्या होता है? दिस इज बुद्ध पूर्णिमा सर, वेसक इज बुद्ध पूर्णिमा। यू नो दिस इज द डे, बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन गौतम बुद्ध का बर्थडे भी मनाया जाता है, जन्म दिवस भी, उनकी एनलाइटनमेंट भी इसी दिन हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण भी इसी दिन था। तीनों चीजें एक ही दिन मनाई जाती हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको वेसक बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। सो बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑन द सेम डे। तो ये वेसक जो होता है, इसमें जो आपका बोध गया टेंपल है बिहार में, वहां पे श्रीलंका से जो मॉन्क्स है वो आते हैं पूजा करने के लिए। इनफैक्ट आपने देखा होगा मोदी जी कहां गए थे इस बार? पिपरवाहा नियर गोरखपुर। क्यों इंपॉर्टेंट है वो पिपरवाहा इन गोरखपुर? दैट इज द लास्ट रेस्टिंग प्लेस, महापरिनिर्वाण अटेन हुआ था गौतम बुद्ध को, ठीक है। वो पिपरवाहा जो स्तूपा है ना गोरखपुर के पास जो है, वहां पे आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध जो है लेटे हुए हैं, उनकी जो आपने देखा होगा कुशीनगर में, एग्जैक्टली जो उनकी जो स्टैचू है वो लेटी हुई है, ही इज इन रेस्टिंग मोड में। तो वो महापरिनिर्वाण, तो वहां पे आपने देखा होगा मोदी जी गए थे। उसके पिछले साल मोदी जी दिल्ली में थे, तो यहाँ पे वो गए थे। तो वो हर साल प्रधानमंत्री जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंस दिखाता है ऑफ द कल्चरल कनेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बाकी हाँ, नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, मैं तो मतलब आई कम फ्रॉम नोएडा डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम ही गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है। सो आई स्टे इन नोएडा व्हिच इज गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है। सो उसका नाम ही गौतम बुद्ध नगर है। तो नोएडा आपको लगता है तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे एरियाज आते हैं, मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जेवर और ये सारे एरिया आते हैं। एनीवे, सो ये चीजें हैं। बट डू नो देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और वो बोधि ट्री को लेकर है विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कितने लोगों को पता है? बोधि ट्री को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है श्रीलंका के रिलेशन के साथ हमारा, क्या है वो बताइए? अशोक ने ही सीड बुलाया था, है सीड बुलाया था? नहीं, श्रीलंका का कनेक्शन क्या है बोधि ट्री से? अच्छा, कितने लोग पुष्यमित्र सुंगा को जानते हैं? सुंगा का नाम सुना है? पुष्यमित्र सुंगा का अब हिंट दे दी मैंने आपको बहुत। बताओ आप आंसर क्या है? जो पुष्यमित्र सुंगा था, ही वाज अगेंस्ट बुद्धिस्ट्स, ठीक है। उसने ओरिजिनल बोधि ट्री को काट दिया था। जो आपके बोधगया में है वो ओरिजिनल बोधि ट्री नहीं है। जो ओरिजिनल बोधि ट्री था उसका हिस्सा सैपलिंग जिसको बोलते हैं, उस सैपलिंग को महेंद्र लेके गए थे सिलोन। उस समय श्रीलंका को सिलोन बोलते थे ना, मतलब पहले तो और भी कुछ बोलते थे। तो ओरिजिनल जो ट्री है उसके सैपलिंग को लेके गए थे, तो वहां प्लांट किया गया पहले ही, ठीक है। तो अलग अलग चीजें इसमें लेके, जैसे एक तो है पुष्यमित्र सुंगा को लेके, परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट को लेके, कुछ जगह मेंशन करोगे तो वो एक शशांक का भी रेफरेंस आता है उसमें, बंगाल किंग जो है शशांक, उनका भी रेफरेंस आता है। बट इसको लेके ना एक वो कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन वाज डन बाय पुष्यमित्र सुंगा आल्सो। तो मतलब जनरली ये माना जाता है कि उन्होंने ही किया था, बट देयर आर इन सम टेक्स्ट यू विल फाइंड इट इज मेंशन्ड एज द बंगाल किंग शशांक। बट ठीक है, मतलब हमारे लिए इतना वो रेलेवेंट नहीं। मेन चीज हमारी पॉइंट ये है कि जो ओरिजिनल बोधि ट्री है वो कट गया था, उसको काट दिया गया था। एंड जो श्रीलंका में पौधा था उसका, उसको लाया गया है, उसके सैपलिंग को और दोबारा बोधगया में प्लांट किया गया है। तो आप समझ रहे हो, पहला जो बोधि ट्री था जिसमें गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट मिला था, वो उसका सैपलिंग गया सिलोन लेके श्रीलंका लेके गए उनके बेटे। क्या सोचा होगा पता नहीं, की जरूरत पड़ जाए। और सोचो जब ये पेड़ कट गया तो दोबारा वहां से एक हिस्सा उसका लाया गया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी वेसक होता है, इसका रिलेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वहां से मॉन्क आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल ट्री तो यही था। तो अभी ओरिजिनल ट्री कहां है? अभी ओरिजिनल ट्री इन श्रीलंका, क्योंकि उसका ओरिजिनल पार्ट वो है। तो अभी हमारे यहाँ थर्ड जनरेशन ट्री है, एक्जैक्टली। फर्स्ट जनरेशन जो कट गया, सेकंड उसका हिस्सा जो है वो श्रीलंका में है, और थर्ड हिस्सा हमारे पास है। तो ये बेसिकली एक रिलेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब किसने काटा, क्यों काटा, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, बिकॉज इसको लेके बनेगा। जैसे एक वर्जन ये भी आता है कि अशोका की क्वीन ने किया था, बट ये एक्सेप्टेबल वर्जन नहीं है बाय हिस्टोरियंस, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अशोका की जो क्वीन थी उन्होंने भी काटा है बिकॉज शी डिड नॉट लाइक। तो बेसिकली ऐसा है, हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि क्या है इंपॉर्टेंस। बेसिकली कल्चरल कनेक्ट की बात हो रही है। बाकी आपने देखा होगा चोला एंड चेरास का लिंक है, चोलास ने जाके कॉन्कर किया था। चोलास तो मतलब ऐसे हैं कि आप देखिए, चोलास की जो नेवी थी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवीज एट दैट टाइम। उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कब्जा कर रखा था। इनफैक्ट आप जाओ कंबोडिया में, जो सब वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है, क्या नाम उसका? अंकोर वाट। अभी हम लोग पढ़ेंगे आसियान में, अंकोर वाट है ना, वहां पे आप देखोगे जो टेंपल में आप जाओगे कंबोडिया में, तो उसके टेंपल के वॉल पे महाभारत और रामायण के चित्र बने हुए हैं। विष्णु जी का टेंपल है, ठीक है। उसमें ना जो है स्टोरीज मेंशन है। तो वहां पे सूर्यवर्मन, वहां पे जो आप देखोगे टाइटल भी वो लोग लेते हैं, वो लोग हिंदू टाइटल लेते हैं, ठीक है। वो लोग कहते हैं बड़े हिंदू टाइटल लेते हैं। अच्छा, मुझे ना एक से बड़ी फनी कहानी याद आई। फनी कहानी बड़ा फनी चीज है, ठीक है। बताऊं आपको, मजेदार चीज है, बताऊं आपको, दिखाऊंगा भी आपको, मजा आ जाएगा भाई साहब आपको। तो क्योंकि इससे ना लिंक हो रहा है, पहले अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। अब इसका लिंक ऐसे है क्योंकि मेरे को सडनली स्ट्राइक किया कि मुझे आपको बताना था, आसियान के टॉपिक में बताना था, बट अभी बता देता हूं। आपको पता है जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी किंगडम्स आप देखोगे उनके हिंदू नाम है। कभी नोटिस किया आपने? जैसे सूर्यवर्मन ये कंबोडिया में है। अब इसका मैं आपको रेफरेंस देता हूं, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड कंट्री के जो राजा हैं, ठीक है, उनका पता है ऑफिशियल टाइटल क्या है? राम 10। वैसे नाम उनका कुछ और भी है, लेकिन उनका ऑफिशियल नाम है रामा 10, किंग राम 10, पता है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके लॉर्ड राम के बिल्कुल ऑपोजिट लक्षण है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट लक्षण है। लॉर्ड राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, अपनी बात पे खड़े रहने वाले, एक ही महिला को देखेंगे, सीता मैया। किंग राम 10 जो है थाईलैंड वाले, उनके लिए मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट एक वर्ड होता है AY, आगे आप अपने आप से जोड़ लो, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में कर लो, ठीक है। वैसे एक किस्म के इंसान है।
ठीक है, तो वो नाम में राम है लेकिन काम सारे रावण वाले हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि हमारे अंदर राम और रावण दोनों रहते हैं। आप किसको ज्यादा फ्यूल देते हो, आप पे डिपेंडेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट इनके फादर जो थे ना, ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक ऑफ ट्रैक किया है मैंने, क्योंकि ये जो है ये ओरिजिनल किंग थे जिनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। ठीक है, इनका नाम था भूमि बेओल अब्दुल रियाज। सो ही वाज द फादर ऑफ दिस गाय जो प्रेजेंट किंग है। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। इनका देखो आप टाइटल लिख रहा है किंग राम 9 लिखा हुआ है सबको। कैन यू सी इट इज रिटन एज किंग राम 9 लिखा है सबको। तो इन लोगों के ऑफिशियल टाइटल हिंदू गॉड्स एंड रूलर्स पे थे। तो ये जो है भूमि बोल जो है ये किंग ऑफ थाईलैंड थे। इनकी डेथ के बाद जो इनके बेटे हैं, अब इनका नाम है वज्र लोंगकोर। ये है प्रेजेंट किंग। ठीक है, इनका टाइटल है किंग राम 10। लेकिन इनकी हरकतें लॉर्ड राम के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब वो आपको क्यों है वो आप खुद सर्च कर लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया तो मैंने इसलिए आपको दिखाया। आप इनके बारे में सर्च करना, इनकी लाइफ के बारे में, तो आप खुद ही सर्च कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा। एनीवे, ठीक है, तो कमिंग बैक टू श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका पे आ जाते हैं और मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं। गूगल करना इनके बारे में, किंग राम 10 और थाईलैंड किंग फाउंड पार्टिंग इन जर्मनी। बस इतना सर्च करना एक बार, जर्मनी में पार्टी कर रहे थे। ठीक है, दिखा दूं क्या आपको मैं, देखना है कितने लोगों को देखना है। मतलब बड़ा आयरॉनिक सी फोटो है, चलो दिखा देता हूं। ऐसा भी कौन सा वो है, अनवर्दी ऑफ द पोजीशन, ही इज द किंग बनियान में। एंड देखो मिलिट्री के जनरल सल्यूट करना है। अनवर्दी ऑफ द नेम एंड अनवर्दी ऑफ द पोजीशन, ये किंग है जिनकी फोटो दिखाई अभी, किंग राम 10। राम का नाम खराब किया उन्होंने। देखो ये जर्मनी में पार्टी कर रहे थे, डिप्लोमेट्स बेचारे उनके, और ये उनके मिलिट्री कमांडर्स मिलने आए उनसे। ये इसकी शक्ल देख लग रहा है अरे कहां फंस गए यार, ये सोच रहा है अरे किसको सल्यूट करना पड़ रहा है, इसकी शक्ल देखो। तो एनीवे मैंने आपको दिखा दूं कि बहुत सारे लोग डिजर्व नहीं करते उस पोजीशन को। सो यही भाई साहब है। बट एनीवे किंग है तो भाई किंग है, थाईलैंड के किंग है, लिविंग अप टू द नेम ऑपोजिट वे में। चलिए, तो थाईलैंड के बारे में जब बात करेंगे तो बात करेंगे। बट आई होप आपको समझ में आया कि पोजीशन पाने से कुछ नहीं होता, पोजीशन को उसी इतनी रिस्पेक्ट देनी होती है और पोजीशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होता है। अब क्या इनको तो देखो बेसिकली गिफ्ट में मिलेगी ना, बिकॉज फादर किंग थे, लेकिन इनके फादर की इतनी ज्यादा वैल्यू थी ना, बहुत रिस्पेक्ट थी। किंग भूमि दयाल की जो थी ना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी कंट्री में। अभी इनकी भी है, बिकॉज इसलिए क्योंकि राजा है, मतलब लोग इनके लिटरली पैरों पे पड़ जाते हैं वहां पे, ये जो राजा साहब है। लेकिन अब उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का इनके फादर का था। ठीक है, तो आपको अर्न करना पड़ता है अपना नाम। लोग बहुत कुछ बोलेंगे ऐसा है वैसा है, लेकिन जिनको पता है उनको पता है। ठीक है, वो जानते हैं, यू हैव टू अर्न इट। अथॉरिटी बोलते हैं ना, इसलिए अथॉरिटी, अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। सो कमिंग बैक, सो 2009 तमिल लिबरेशन ऑफ टाइगर्स और तमिल ईलम। ठीक है, ये 3 दशकों से चला आ रहा जो ये आर्म्ड वॉर था, ये फाइनली जाके खत्म हुआ। मतलब 30 इयर्स, कितनी जाने गई प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट सैक्रिफाइस हो गए इस चक्कर में। बट इसी समय आपको याद होगा जो राजापक्से बंधु हैं, ठीक है, उनके ऊपर वॉर क्राइम्स का केस चल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में। महिंद्रा राजपक्से और उनके भैया गोटी वाले गोताबाया राजपक्से, जो कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री कमांडर है। तो यहां पे चाचा भतीजा ने पूरे देश को डुबा दिया। वैसे कितना आयरॉनिक नहीं है, चाचा या तो चाचा कुछ करेगा या भतीजा कुछ करेगा और भाई लोग कुछ कर देंगे और देश डूब जाएगा। यही होता है देखो नेपोटिज्म जो वर्ड है। नेपाल में भतीजे को भड़का दिया, पूरा केस ही खत्म हो गया। यहां भाई भाई ने करा दिया, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। जहां पे डायनेस्टी आई, अभी आप देखो ये थाईलैंड वाले राजा साहब इतने रिस्पेक्ट करा जाते हैं, तो उनके बेटे देखो। तो किसी भी कंट्री में जब आप रूल करने की बात करते हैं, या फिर रूल नहीं, रूल इज नॉट द राइट वर्ड, जब भी आप गवर्न करते हो या रिस्पांसिबिलिटी होती है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि अगर फिर वहां पे वंशवाद और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होने लग जाएगी तो यही सब होता है। तो इन्होंने पूरा देश ही बेच दिया श्रीलंका ने उधार ले लेके। आपने देखा था वो वीडियो जिसमें इनके घर में लोग घुस गए थे, कोई स्विमिंग पूल में कूद रहा है, कोई टीवी देख रहा है, खुद ही अपना वीडियो। मतलब बेस्ट तो ये था देखो कि वो लोग अपना ही वीडियो अपने प्रेसिडेंट के रूम में बैठ के न्यूज चैनल पे देख रहे हैं। अरे टीवी पे आ गए हम, टीवी पे देखो देखो कितने कितने खुश है बेचारे कि अपनी ही वीडियो अपनी ही फोटो देख रहे हैं प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस के, उसके रूम में, उसके टीवी पे बैठ के। और गाड़ियां पे गाड़ियां आप देखो, लैंड रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर पड़ी हुई सड़ रही है। कितना पैसा बर्बाद हुआ सोचो, पड़ी हुई है वहां पे, छोड़ के सब भागे, नेवी उनको बचा के लेके गई। सो द कनेक्शन डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म। से पहले रामायण में भी वर्जन है, मैंने आपसे बात बताया भी आपको। तो इंडिपेंडेंस ने 1948 में मिली, एक साल बाद इंडिया को 1947 में मिली। बट जो इशू था पहले से चालू हो गया था अबाउट सिंहलीज बुद्धिस्ट विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट तमिल। तो शास्त्री श्रीमाराव अकॉर्ड, ये मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का टेन्योर बड़ा छोटा था लेकिन बड़े सिग्निफिकेंट काम करके गए थे। तो सिलोन ने अग्री किया कि वो सिटीजनशिप देंगे इंडियन तमिल्स को। फिर 1971 के वॉर के बाद श्रीलंका जो है यूएस के साथ अलाइन हो गया, लेकिन इंडिया जो है यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हो गई। फिर दंगे हो गए वहां पे 1977 में, उसके बाद सिचुएशन और खराब हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अडॉप्ट किया कॉशियस पॉलिसी अप्रोच, जो आईपीकेएफ आपका था, पीस कीपिंग फोर्स थी, जिसको आपके रॉ का इन्वॉल्वमेंट था। और रॉ ने एक्चुअली जो तमिल सेपरेटिस्ट ग्रुप है इनको ट्रेन किया था, जो जयवर्धने की सरकार थी, और तमिल इंडिपेंडेंस, इसी वजह से सारा बवाल हुआ। ठीक है, क्योंकि पहले रॉ ने सपोर्ट किया एलटीटी को, लेकिन बाद में जब दोनों साइड से किलिंग और मैसेकर्स होने लग गए, खून खराबा ज्यादा बढ़ गया, तो रॉ और इनके बीच में पैक्ट साइन हो गया राजीव गांधी द्वारा। तो उसकी वजह से एलटीटी हो गया नाराज, उन्हें लगा तो धोखा दे दिया उन्होंने। ये भी आएगा भी आगे। तो क्योंकि जो एलटीटी था वो प्रभाकरन द्वारा 1976 में एस्टैब्लिश कर लिया गया था, और ये जो अकॉर्ड साइन हुआ 1987 में, इसने कुछ ऑटोनॉमी की बात करी थी, बड़ी तो बहुत बात की बात है। और जो वहां सिंहलीज बुद्धिस्ट, उनको लगा इंडिया यहाँ पे बड़े भाई की तरह इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। और जब राजीव गांधी जी ने अकॉर्ड साइन कर लिया कि अब आईपीकेएफ जो है एलटीटी को सपोर्ट नहीं देगी, उसके बाद आपको पता है कि जो तमिलियन टेररिस्ट हैं, इन्होंने दे किल्ड राजीव गांधी जी इन अ सुसाइड बॉम्ब अटैक, और उसके बाद से एलटीटी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है। वैसे वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी फेलियर भी माना जाता है इंडिया का ये, मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स कि पहले हमने सपोर्ट करा, रॉ ने फिर वापस ने हमने दूसरी साइड को सपोर्ट कर दिया, और उस वजह से पूरा
सिचुएशन खत्म हो गया, मतलब खराब ही हो गया। मतलब आपका क्या मतलब, अभी भी देखो तमिलियंस के खिलाफ एट्रोसिटीज हो ही रही हैं, अभी भी रोज वहां सिविल वॉर की सिचुएशन है, अभी भी लड़ाई होती रहती है। इंडिया बार बार बोलता रहता है कि तमिलियन की राइट्स, और ये जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु के लिए। ठीक है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है तमिलनाडु का, पता है आपको तमिलनाडु में मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्शंस दो चीजों पे जीते जाते हैं, एक एलटीटी या तमिलियंस इन श्रीलंका, और दूसरा है तमिल फिशरमैन। ये दो मुद्दे हैं बहुत बड़े, और कोई मुद्दा है ही नहीं। और इसी वजह से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर में रहती है वो कभी पावर में नहीं आती। इट इज ऑलवेज एआईडीएमके और डीएमके। कोशिश कर रहे हैं अभी बाकी पार्टीज, लेकिन एआईडीएमके या फिर डीएमके, या तो अम्मा या तो अन्ना। ठीक है, पहले कौन थे? जयललिता जी थी। अन्ना कौन है? जिनके बेटे समय चीफ मिनिस्टर स्टालिन। ठीक है, स्टालिन के फादर करुणानिधि जी। ठीक है, तो दोनों के बीच में बस यही चलता रहता था। अभी क्या है, स्टालिन साहब है। और इसमें सारा रीजन जो है वो रीजन यही है क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, मतलब जो टॉपिक आपका पीपीटी में हो जाता है उसको रिवाइज करने के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जब एंड हुआ उसके बाद मैं मतलब ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं बिकॉज़ थोड़ी पुरानी इंफॉर्मेशन इसमें इतना डिटेल में एग्जाम में आएगा नहीं, जो भी आएगा प्रेजेंट सिनेरियो में आएगा, बट आपको पॉइंट्स ना थोड़े पुराने समय के यूज करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू लिंक द हिस्ट्री। तो यू विल मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारा करना पड़ेगा। क्या है भाई ब्रेक, किस बात का ब्रेक? 8 बजे लेना ब्रेक। ये टॉपिक खत्म हो जाने तो श्रीलंका वाला फिर ब्रेक लेंगे जब हम इंडो पैसिफिक करेंगे। ये आदत बड़ी खराब है वैसे ब्रेक वाली। 8 बजे फिक्स है। देखो मैं मना नहीं करता, आपको दे देता हूं 8 to 8:05 8:10 ब्रेक। ठीक है, टॉपिक भी तो खत्म कर दो यार, कल वैसी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, सो इंडिया श्रीलंका कंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1998। सक्सीडिंग लीडर कुमारतुंगा विक्रमसिंघे टुक एक्शन टू फॉस्टर बेटर टाइज, बट लेकिन 2005 से 6 के बीच में फिर से सिविल वॉर हो गया और राजपक्सा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने मिलिट्री रिस्पांस के साथ जो है एक नया वॉर चालू किया, ईलम वॉर 4। और ड्यूरिंग दिस टाइम क्योंकि इंडिया का प्रेजेंस नहीं था इस समय, श्रीलंका जो है उसको मौका मिल गया पाकिस्तान और चाइना के पास जाने का। और यहीं से जो राजपक्से भाई हैं ये क्लोज कैसे हो गए चाइना को मौका मिल गया पैसा देने का। और वो हम्बन तोता पोर्ट का प्रोजेक्ट है ना, वो पहले इंडिया का था। ठीक है, हम्बन तोता पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था वो पहले इंडिया का था, इंडिया को कमिट कर दिया गया था। उसके बाद चाइना ने इंटरवीन करके 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। ठीक है, 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया, अभी मैं दिखाऊंगा, बट फिर भी इंडिया चालू है। तो इंडिया ने हम्बन तोता पोर्ट के बगल में एक और है वेस्ट कोस्ट कोलंबो प्रोजेक्ट का वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है उसको लिया। फिर ईस्ट कोस्ट को लेकर बोला जापान भी आ जाओ इसमें। और ईस्टर्न साइड पे एक पोर्ट है जिसका नाम है ट्रिनकॉमली पोर्ट। उन्होंने कोई बात नहीं सर, तुम बीच में रहोगे, हम तुम्हें दोनों साइड से घेरेंगे। कोलंबो में भी ले लिया और ईस्ट में ट्रिनकॉमली भी ले लिया, जहां पे आपके ऑयल टैंकर्स आएंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, ये वाला। तो एक नेवल बेस बनाया गया था ट्रिनकॉमली में जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था ईस्टर्न कोस्ट में। तो ये मेन शिपिंग लेन में है कनेक्टिंग यूरोप एंड ईस्ट एशिया एंड ऑयल टैंकर रूट्स। तो 1962 में मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ यूएसएसआर के साथ एंड द ब्रिटिश डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एग्रीमेंट एंड देन 1948 में वेस्टर्न इंटरेस्ट इन श्रीलंका। तो इसी वजह से आप देखोगे जो ये कंसर्न है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक एक वे पॉइंट पे है जहां से आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो रास्ता जाता है। तो चलो मैं आपको पहले मैप में इसका दिखा देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। दिस इज द मैप, देखा सबको, मेजर पोर्ट्स माइनर पोर्ट्स। सो ये जो है नीचे वाला पोर्ट जो है हम्बन तोता। ठीक है, सबको ये मैं आपको दिला दूंगा, मतलब आई विल ऐड देम इन द पीपीटी। सो बुक में सब दिया हुआ है। देखो मैंने बुक इसलिए आपको बताई कि बुक में क्या होता है कि कुछ मिस हो जाए या कुछ लगे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी नोट्स वही रेडी आ क्योंकि एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए। सो पोर्ट ऑफ हम्बन तोता नीचे वाला ये हमने इन्होंने चाइना को दे दिया 99 ईयर्स तक, क्योंकि यहाँ से पीएलए नेवी आएगी और यहाँ डॉक होती है। हमने कहा कोई बात नहीं है। तो गैली जो पोर्ट है यहाँ पे इसकी भी बात चल रही है, बट तब तक हमने जो कोलंबो पोर्ट है लार्जेस्ट पोर्ट जो है यहाँ का वेस्ट कोस्ट टर्मिनल ले लिया और जापान को बुला लिया, तुम भी आ जाओ साथ में मिलकर बनाएंगे। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला, ये और हम्बन तोता तो खैर अभी चला गया जब तक चाइना की लीज है, बट ट्रिनकॉमली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रिनकॉमली जो है यहाँ से ऑयल जो टैंकर्स हैं वो क्या, देखो यहाँ से तो आप जा नहीं सकते, राम सेतु इज अ बैंड एरिया, आपको पता है ना, शिप्स नहीं चलते राम सेतु के बगल जो एडम्स ब्रिज है वहां से कोई नहीं जा सकता शिप। तो जिसको भी जाना पड़ेगा उसको नीचे से ही जाना पड़ेगा, ट्रांजिट रूट यही है, मैरीटाइम रूट जो है। और यहाँ से जब आप जाओगे तो फिर यहाँ से घूम के आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको, आई विल ड्रॉ मैप ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोग भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी देखो क्या है, यहाँ पे आपका हम्बन तोता है, इधर कोलंबो पोर्ट है, इधर आपका जाफना है, ये है ट्रिनकॉमली। ठीक है, अब मेरा जो शिपिंग रूट है मैं यहां से नहीं जा सकता, दिस इज अ बैंड एरिया। ठीक है, नो शिप्स आर अलाउड। गैल तो नीचे, गैल जो है नीचे। तो मेरा जो ट्रांजिट रूट है मैं यहां से जाऊंगा और फिर यहां से अंडमान निकोबार के साइड से होते हुए आई विल गो टू स्टेट ऑफ मलक्का। अगर मुझे साउथ ईस्ट एशिया जाना है मलक्का स्टेट होते हुए जाऊंगा। ठीक है, अरे यार कैसे जाओगे, यहाँ पे ना वो है डेप्थ नहीं है पानी में, और प्लस वो जो बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कोई शिप्स अलाउड नहीं है बीच में। अब मान लो जो भी शिपमेंट आता है वो तमिलनाडु कोस्ट जाएगा, मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब ज्योग्राफी का लिंक आ रहा है यहाँ पे फिर से। ठीक है, ऊपर जाओगे आप तमिलनाडु के ऊपर, और ऊपर जाओगे वाइजैग आ जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम, और ऊपर जाओगे पारादीप आ जाएगा। अब ज्योग्राफी का लिंक है यहाँ पे, बताओ व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर बिग शिप्स। आपने देखा होगा मरीना बीच है यहाँ पे, चेन्नई पोर्ट जो है। ठीक है, वहां पे बड़े शिप जनरली नहीं जाते हैं, वो दूर पे ही रोक दिए जाते हैं। यहाँ पे वाइजैग में फिर भी चले जाते हैं, चेन्नई में नहीं जाते। करेक्ट, इमर्जिंग कोस्ट लाइन है, वहां पे बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है जिसकी वजह से जो बड़े शिप्स होते हैं उनको डेप्थ नहीं मिलती उतनी, तो बड़े शिप्स को दूर दूर ऐसे रोक देंगे, फिर सामान जो है वो ऑफलोड होता है छोटी छोटी बोट्स में, फिर जाता है। ड्रेजिंग करनी पड़ती है, ड्रेजिंग खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। इंडिया में जितने नेचुरल पोर्ट्स हैं कहां हैं? वेस्टर्न साइड्स में, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ बीइंग वेरी डीप। ठीक है, यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, यहाँ पे आपकी डीप नहीं है। तो अब हमें लगता है कि जब हमें ऑलरेडी यहाँ बोट रोकनी है, पैसा तो वेस्ट होता है क्योंकि बड़ा खर्चा लगता है उसको रोकने का यहाँ पे, तो हम एक काम करें, इन बोट्स को यहाँ पे ट्रिनकॉमली पोर्ट पे रोक दें। यहाँ ऑफलोड हो जाएगा, बढ़िया, खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ ऑयल को स्टोर कर लो आप, और जब जरूरत हो छोटी छोटी बोट से तमिलनाडु तो जाना है होते चल के हो जाएंगे।
सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बोट टू चेन्नई और वहां पार्क करके सामान उतारना जो एक्सपेंसिव है, हम यहाँ उतारते जहां पे डायरेक्टली पोर्ट तक जा सकते हो आप। सो ट्रेन कॉमली पोर्ट पे आप जाके, जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनको ज्यादा डेप्थ चाहिए तो ड्राफ्ट बोलते हैं उसको, तो ट्रेन कॉमली में पोर्ट करेगा और ट्रेन कॉमली से जब सामान चाहिए होगा या जो ऑयल चाहिए होगा छोटी छोटी बोट से चला जाएगा। दिस इज द एडवांटेज। तो यहाँ पे ऑयल टैंकर, ऑयल कंटेनर टर्मिनल बनाया जा रहा है इंडियन ऑयल का। समझ में आ गया सिग्निफिकेंस इसका, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट इज वेरी क्लोज टू जाफना, जहां पे तमिलियंस का इशू है। ठीक है, अब किसी का इसमें सवाल है सर कैलिकट क्यों नहीं जाते भैया? कैलिकट तो वेस्टर्न पोर्शन के लिए ना, ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे इंडिया के। ईस्टर्न में जाना है कि वेस्टर्न पार्ट में तेल बेचेंगे, फिर कहेंगे जाओ पहाड़ से। ज्योग्राफी इसलिए बोलता हूं, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। अब इनमें किसी ने बोला जैसा बोल रहे सर कैलिकट क्यों नहीं जाते? कैलिकट चले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न घाट भूल गए हो शायद आप। पहाड़ी इलाकों से ट्रक को घूम के जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। इट्स ऑल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। पहले चले जाओ कैलिकट, मुझे स्पोर्ट चले जाओ, जो आपका कोची चले जाओ, जा सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट कितना है। वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। यस, दैट इज व्हाई ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत जरूरी है आईआर में। इसलिए मैं बताया आपको ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स सब लिंक्ड है भाई। सब तो सब भाई, पहले तो सब देखो क्या था, पहले इट वाज ऑल पैनेजिया, उसके पैंथल ऐसा था सुपर कॉन्टिनेंट, फिर वो क्या हो गया, गोंडवाना लैंड में टूट गया। पहले तो कोई ऐसे बॉर्डर्स नहीं थे, तो हमने बना दिया बाद में, देश बना दिया। पहले तो सब जमीन था और उसके अगल बगल सुपर ओशन था। नहीं समझ में आ गया? सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। आल्सो अगेन गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू यू नो इंडिया में हम लोग ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ISPRL। जानते हो उसके बारे में? डू यू नो वेयर इट इज? वन ऑफ देम इज इन वाइजैग, विशाखापट्टनम, और मैंने जाके देखा भी है इसको। इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लेस, यू कांट गो लाइक दिस। ठीक है, उसमें डिफेंस का अप्रूवल चाहिए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, विशाखापट्टनम में है और एक पहाड़ के पास है सिचुएटेड। सो वहां शिप आता है, तेल ऑफलोड होता है, अंदर जाके स्टोर होता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड हाईली सिक्योर प्लेस। क्योंकि वो क्या है, मतलब आप सोचो ना कि वो पूरा तेल है, एक भी अगर वहां कुछ हुआ तो मतलब खत्म है सब कुछ। 90 डेज से ज्यादा का रिजर्व रहता है हमारे पास। नो इट्स नॉट फॉर मिलिट्री यूज, मतलब यूज करते हैं बट उसको सिक्योर करती है मिलिट्री। मतलब मिलिट्री क्या, मतलब आपकी सीआरपीएफ सीआईएसएफ रहती है गार्ड करने के लिए। वो बेसिकली एक PSU, आप देखोगे एक कॉर्पोरेशन नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ऐसे एक कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हैंडल करती है। ISPRL नाम है उसका। वो किस लिए बनाया गया है? जब हमारा ये फ्लक्चुएशंस होगा, आपको याद है ना जब गल्फ वॉर हुआ था तो ऑयल, इराक वॉर के टाइम पे ऑयल कितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया था, 200% बढ़ गया था। तो वैसी सिचुएशन ना हो, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या किया हमने, ये तो किया हमने ISPRL में जो स्टोर था पहले उसको यूज किया, फिर हमने रशिया से इंपोर्ट करना चालू किया। तो इमरजेंसी टाइम में जब ऑयल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं उसके लिए रखा गया इसको। ठीक है, तो सब चीजें देखो आपको इंटरकनेक्ट हो गई। तो वाइजैग में है वो। तो वाइजैग में क्या होता है, वाइजैग पोर्ट ना फिर भी डीप है, वाइजैग में ड्रेजिंग होती है तो शिप तब भी चला जाता है, लेकिन वाइजैग में आप देखोगे थोड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट ज्यादा है। जैसे वहां पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है जो बोट्स बनाता है डिफेंस के लिए। ठीक है, माजगांव, जैसे यहाँ माजगांव डॉट से यहाँ पे गोवा के पास जाओगे, वहां हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ज्यादा हैंडल करते हैं। कमर्शियल जनरली जो है ये चेन्नई और मतलब वाइजैग में भी जाता है, ऐसा नहीं है विशाखापट्टनम में भी जाता है, बट चेन्नई इज द बिगर पोर्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया सबको ये बात एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब पहले फिशरमैन इशू पढ़ लेते हैं, जो मेजर इशूज है पहले उसको कवर कर लेते हैं। बाकी तो हमें देखो मेजरली चीजें पता ही हैं श्रीलंका के बारे में। तो 3 मेजर मुद्दे हैं, फिशरमैन इशू, तमिलियन इशू एंड जो रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है। उसके बाद बाकी सारे पेरिफेरल इशूज हैं। तो फिशरमैन का इशू क्यों है? फिशरमैन का इशू इज बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड कॉल्ड एज कच्छातीरू। ठीक है, ये आइलैंड इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दे दिया था यूएन का वोट पाने के लिए, क्योंकि ये इंडिया श्रीलंका के बीच में पहले से ही डिस्प्यूटेड था। उस समय इंडिया को वोट चाहिए था, श्रीलंका का सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये आपकी टेरिटरी है। तो पहले ये इंडिया का पार्ट था, अब ये श्रीलंका की मैरीटाइम के जोन के अंदर, मतलब मैरीटाइम रीजन के अंदर आता है। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड दोनों साइड के तमिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो दोनों साइड के जो फिशरमैन है, यहाँ पे एक चर्च है, यहाँ एक फेस्टिवल होता है, तो उस फेस्टिवल को मनाने के लिए कई सारे क्रिश्चियंस और तमिलियंस जाते हैं। ठीक है, छोटा सा चर्च है यहाँ पे कच्छातीरू में, अभी आपको मैं दिखाऊंगा फोटोज की। अब दिक्कत क्या है कि जितने तमिलियन फिशरमैन हैं उनको आपका अपना हिस्टोरिकल राइट लगता है, उन्हें लगता है यहाँ तक इंडिया की बाउंड्री है। वो नहीं मानते कि कच्छातीरू इज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो वो क्या करते हैं, फिशिंग करते करते यहाँ आ जाते हैं। तो किसी और कंट्री के वाटर में आप घुस जाओगे, टेरिटोरियल वाटर में, तो ऑब्वियसली नेवी या कोस्ट गार्ड अरेस्ट कर लेगा। और ये काम वहां के भी फिशरमैन करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी साइड से होता है, हमारे भी जाते हैं, उनके भी आ जाते हैं। कई बार गलती से होता है, कई बार जानबूझ के भी होता है। अब जानबूझ के क्यों होता है? इतनी ज्यादा हैवी फिशिंग यहाँ पे होती है कि अब आसपास के रिसोर्सेज के फिशेस खत्म हो गए। आपको अच्छा जो कैच चाहिए, अच्छे फिश पकड़ना है, तो आपको डीप वाटर्स में जाना पड़ेगा। डीप वाटर मतलब समुद्र में और गहराइयों में जाना पड़ेगा। और ये लोग क्या करते हैं, अब तो खैर ट्रॉलिंग बैन करके, आपने वर्ड सुना होगा बॉटम ट्रॉलिंग, जहां पे लोग नेट डालते हैं पूरा जमीन, मतलब जो बॉटम ऑफ द ओशन फ्लो है उसको लोग घसीटना चालू करते हैं। वो क्या होता है, बड़ा डैमेजिंग होता है मरीन इकोसिस्टम के लिए और कोरल्स के लिए। तो वो तो बैंड है, तो इनको बोट्स दी गई है फिशिंग के लिए, डीप ओशन फिशिंग। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना ज्यादा यहाँ फिशिंग प्रेशर रहता है कि रिसोर्सेज यहाँ कम हो गए, तो अच्छी फिशेज जो है वो आपकी जनरली बीच में मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो वो गलती से कोई इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है, दोनों साइड की जो नेवी है कोस्ट गार्ड अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इशू होता है। सो द मेन इशू इज दिस कच्छातीरू आइलैंड, जो कि एक आइलैंड है जो, क्योंकि पानी में तो कहीं लिखा नहीं हुआ ना कि टेरिटरी कहां है, यही डिमार्केशन यही है, पानी में कहीं लिखा हुआ है कि टेरिटरी कहां है, डिमार्केशन ये आइलैंड है। पहले लोगों को लगता था इंडिया का पार्ट है, 75 के बाद जो इंदिरा गांधी जी के बाद ये हो गया है श्रीलंका का पार्ट। तो 1974 में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लॉ लाइन जो आया और कच्छातीरू जो है उसको श्रीलंका को दे दिया, उन क्लॉज लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, तो ये 1976 वाले को मानते नहीं इंडियन फिशरमैन। तो अभी ना आप क्या किया है, भारत सरकार ने अंडर ब्लू रेवोल्यूशन और डीप सी फिशिंग को प्रमोट करने के लिए अभी कई सारे इनिशिएटिव्स लेके आए हैं। एक सिस्टम लेके आई है भारत सरकार, इनकॉइज हैदराबाद के अंदर डेवलप किया गया है। कोई जानता है क्या है वो? इन्होंने डेवलप किया है, बड़ा सही सिस्टम है, जीपीएस बेस्ड सिस्टम है इंडियन फिशरमैन के लिए। नाम सुना है उसका? सैटेलाइट सिस्टम है, क्या नाम है उसका? ना नॉट नाविक, इट्स नॉट नाविक, इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर फिशरमैन, सिर्फ फिशिंग बोट्स के लिए है वो। और पता है अभी का नहीं, काफी पुराना है। नहीं, मैं देख रहा हूं कौन सबसे पहले आंसर देगा, बताओ।
जेमिनाई का नाम सुना है किसी ने? जेमिनाई, जेमिनाई सनसाइन भी होता है वैसे, मतलब है वो गगन इनेबल्ड ही, लेकिन उसका नाम जो है जेमिनाई सिस्टम है तो गगन इनेबल्ड ही, बट मैं आई वाज लुकिंग फॉर द नेम मेन वर्ड, तो उसको नोट कर लेना। जेमिनाई सिस्टम है, गगन इनेबल्ड है, इट्स अ सैटेलाइट मैसेजिंग सर्विस। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है कि फिशरमैन मैसेज नहीं भेज सकता अभी उसको, बट वार्निंग इशू हो जाएगी कि अगर वो क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, या फिर मैरीटाइम वाटर जो है, या फिर अगर कोई साइक्लोन आने वाला है, तो इट्स नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स ओनली अ वन वे कम्युनिकेशन। सैटेलाइट से मैसेज जाएगा उसके मोबाइल में, मतलब जो डिवाइस है। तो अभी बड़ा एक्सपेंसिव है, अभी उसको लो कॉस्ट करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लो कॉस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है उसको, ठीक है। सो गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन इन्फॉर्मेशन, फुल फॉर्म ऑफ जेमिनाई, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। तो अभी इंडिया ने बेसिकली कोशिश तो बहुत सारी करी है। अच्छा, दोनों के बीच में ना जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं जो इस सब चीजों को डिस्कस करते हैं कि कैसे फिशरमैन इशू को हम लोग और रिजॉल्व कर सकते हैं। हाई लेवल एंगेजमेंट्स होते हैं, और ऐसा भी होता है कि जैसे अगर फिशरमैन को यहाँ से पकड़ लिया तो इनको रिलीज कर देते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, वहां के भी लोगों को रिलीज कर देते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हम लोग वहां के भी और यहाँ के दोनों जगह के रिलीज कर देते हैं, तो उससे थोड़ा इशू सेटल हो जाता है। सो दैट इज द पॉइंट। नाउ वी कम टू द इशू ऑफ तमिलियंस इन श्रीलंका। तो उसमें आपने देखा होगा 13th अमेंडमेंट की जो सबसे ज्यादा बात होती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो 13th अमेंडमेंट में आप देखोगे ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो तमिल रह रहे हैं, तमिलियंस रह रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, ठीक है, उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो 1987 में सोचो उसको रैटिफाइड किया गया, तो इसमें बात की गई थी कि अथॉरिटी डिवॉल्व किया जाएगा, बट इन्होंने तो अभी तक 13th को ही इंप्लीमेंट नहीं किया। 13th को इंप्लीमेंट नहीं किया। अभी जब डॉक्टर जयशंकर गए तो उन्होंने बोला प्लीज इंप्लीमेंट योर 13th अमेंडमेंट, गिव ऑटोनॉमी, रिकॉग्निशन टू तमिलियंस। दो सर कब दोगे, अब तो पैसा भी ले लिया इंडिया से डेवलपमेंट के लिए, बट उन्होंने ये अमेंड नहीं किया। उन्होंने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके क्या कर लिया, अपनी प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा ली थी, याद होगा आपको, जिसके बाद राजपक्षे बिकम वेरी पावरफुल, ठीक है। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेलेवेंट अमेंडमेंट है वो उनको पावर के लिए चाहिए था, वो उन्होंने सारा कर दिया, लेकिन जो उनको तमिलियंस के लिए करना था उनके लिए उन्होंने 13th अमेंडमेंट को अभी तक अप्लाई नहीं किया है। सो बेसिकली ये जो सिविल वॉर हुआ था उसको एंड करने के लिए राजीव गांधी और प्रेसिडेंट जयवर्धने के बीच में साइन हुआ था। इसमें बेसिकली बात की गई थी कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बनेंगे, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज में होता है वैसे काउंसिल बनाए जाएंगे, ताकि पावर शेयरिंग हो सके इन ऑल दी 9 प्रोविंसेस, 9 प्रोविंसेस हैं, ताकि सेल्फ गवर्नेंस जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है ना, वैसा सिस्टम बनाने की बात की गई थी, ताकि वो लोग भी लॉ बना सके। सो पीआरआई सिस्टम था तमिलियंस लिविंग इन श्रीलंका, इंडियन तमिलियंस लिविंग इन श्रीलंका, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये लोग एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड यूज इन सब के बारे में बात कर सकते थे, लॉ बना सकते, बट इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि ना तमिल इनके अधिकारों को लेके ना सिंहलीज बुद्धिस्ट एग्री कर रहे थे, और एलटीटी ने बोला हमें तो पूरा देश बनाना है। एलटीटी की लड़ाई इस चीज को लेके नहीं है, एलटीटी अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो शायद फिर भी चीज बन जाती, बट एलटीटी क्या था उनका ना थोड़ा ज्यादा ये हो गया कि उन्होंने कहा हमें तो दूसरा कंट्री चाहिए भाई साहब, हमें तमिल ईलम बनाना है नॉर्थ श्रीलंका में, तमिल ईलम मतलब तमिल लैंड। तो इस वजह से कोई एग्रीमेंट बन ही नहीं पाया इनके बीच में कभी। तो बेसिकली 13th अमेंडमेंट जो है वो यही इशू है। तो नॉर्दर्न प्रोविंस है, ये तमिलियन डोमिनेटेड एरिया, जिसमें जाफना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रोविंसेस में बात की गई थी कि इनको दिया जाएगा, बट वो आज तक नहीं हुआ है। ये डाउट्स यहाँ तक। अब राजपक्षे बंधुओं ने जो रिसेंट अभी सिविल वॉर खत्म हुआ, इतने 30 सालों से चला आ रहा था, बस अभी 10 मिनट अभी खत्म हो जाएगा फिर देता हूं, तो श्रीलंका का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जो इतने सालों से ये सिविल वॉर चला रहा था एलटीटी का, वो फाइनली खत्म हुआ अभी कुछ 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, जिसके बाद राजपक्षे ब्रदर्स पे ब्लेम लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा निर्दयता, क्रुएलिटी से लोगों को मारा है। अपनी आर्मी को इन्होंने पूरा जो है फ्रीडम दे दिया था मर्डर करने के लिए, ठीक है। और उसको लेके इन्वेस्टिगेशन हुई, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, रेफ्यूजीज कमीशन जो है उसने सबने रिपोर्ट सबमिट किया, इनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, यूएन में भी वोटिंग हुई इनके खिलाफ। इन्होंने इंडिया का भी सपोर्ट मांगा था, इन्होंने इंडिया से बोला कि आप एब्सटेन कर, मतलब हमारे खिलाफ वोट मतलब मत करना, आप हमारे फेवर में वोट करो। इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ठीक है यार। अब ये मतलब आप लोग ना ऐसे कमेंट करते हो, मतलब भाई साहब टीचर भी क्या बोले। अब एक भाई साहब यहाँ कमेंट है, सर बाथरूम जाना बहुत देर से रोक रखा, आपकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है, आधे घंटे से रुका हुआ है, भाई चले जाओ, मोबाइल लेके चले जाओ, क्या कर बताऊं मैं। अब मतलब ऐसा भी मत करो कि भाई गॉल ब्लैडर में दिक्कत हो जाए, मतलब इतना तो मत करो। मतलब आई अप्रिशिएट कि आप लोग इतना एक्साइटेड हो मेरी क्लास को लेके, बट गॉल ब्लैडर को मत करो यार। यूपीएससी क्लियर करना है, आईपीएस वाईपीएस बनो, नाम वाम रोशन करो, क्या है सब। मतलब मोबाइल नाम की चीज है दुनिया में ना, लैपटॉप ही भाई देखते हो। सो एनीवे, सो ये रेजोल्यूशन आया था जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में था, उसमें बोला गया कि वॉर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सो दैट इज दिस रेजोल्यूशन 30/1। तो उसने बोला कोलंबो को रेस्पेक्टेबल लीगल सिस्टम बनाना है, हाई कमिश्नर जो ट्रैक रखेगा। यूएनएचआरसी ने बोला है कि भाई यूएन को इन्वेस्टिगेट करने चाहिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए बोला है इन द नेशनल कोर्ट्स अगेंस्ट राजपक्षे ब्रदर्स, बट ऑब्वियसली कौन मान रहा है। अब इंडिया जो है, इंडिया ने बोला है कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, लेकिन पहले 13th अमेंडमेंट तो इंप्लीमेंट करो। अच्छा, इंडिया में न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज़ उन्हें पता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन शायद हुए ही हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या कर सकते हो आप। सो अल्टीमेटली इंडिया हैज टू लुक फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट आल्सो। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई हम सपोर्ट करेंगे, पहले अपना 13th अमेंडमेंट तो इंप्लीमेंट करो। वो कह रहे हैं हम करेंगे, कहां करेंगे, देश डूब गया पूरा उनका, अब हमसे पैसे ले रहे हैं। तो वही चीजें हैं, क्योंकि चाइना फैक्टर जो है, एथनिक फैक्टर जो है, ये सारी चीजें जो है उस चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो ये जो सिविल वॉर है इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज़ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ये आईपी के ऑपरेशन पवन नाम था इसका, जो हमने किया था हेलीड्रॉप जाफना यूनिवर्सिटी में सपोर्ट देने के लिए। सो मतलब इसमें अभी इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, इसमें बस एक श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल टेक अ ब्रेक, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में क्यों हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे को कुछ कारण बताओ आप, चलो क्या रीजन है, आप मेरे को चार कारण बता दो कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी हुआ वो क्यों हुआ। एक तो है कोविड, ठीक है, कोविड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, करप्शन, चाइना's डेट ट्रैप पॉलिसी, भाइयों ने लूट लिया, दोनों राजपक्षे भाइयों ने। टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी बैडली इफेक्ट हो गई थी कोविड की वजह से, मेजर टूरिज्म था इनका। एग्रीकल्चर इफेक्ट था, बिकॉज़ उन्होंने बोला हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या फर्क पड़ गया बताओ भाई कोई। ऑर्गेनिक फार्मिंग से इन्होंने फर्टिलाइजर बैन कर दिया, उससे क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई, शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर, करेक्ट। तो बेसिकली आपको पता ही है। सो 2009 में सिविल वॉर था, वो खत्म हुआ। 2019 में सरकार ने बहुत सारे टैक्स कट किए, ठीक है, जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे सरकार के रेवेन्यू कम हो गया, मतलब पॉपुलिस्ट पॉलिसी लेके आ गए। फिर कोविड पैंडेमिक के आने की वजह से क्या हुआ, इनका रिलायंस ऑन इंपोर्ट बढ़ गया, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी बैडली अफेक्टेड थी, फॉरेक्स रिजर्व इनको कुछ मिल नहीं रहा था, और इनके पास इतना उधार था, इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं,
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था इनका, फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो भी बढ़ा हुआ था। अल्टीमेटली उन्होंने चाइना से उधार लिया, चाइना का पैसा लौटा नहीं पा रहे लोग। फिर 2021 में दे बैंड ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर, जिससे आपका जो था जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो भी आपके कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लीट हो रहा है उसको रोक पाएंगे इससे, बट उससे फूड क्राइसिस हो गया। तो वैसे लोगों के पास पैसा नहीं था, कम से कम खाने की जो चीजें थी वो भी चली नहीं, क्रॉप फेलियर हो गया। अब उसके बाद 2022 में लोगों ने प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू किया कि भाई इनको हटाओ। 2022 मई तक आते आते फूड इन्फ्लेशन 57% बढ़ गया था, बताओ आप। और जून 2022 में फिर आईएमएफ आया बेल आउट करने के लिए, लेकिन उन्होंने रियलाइज हो गया भाई कुछ नहीं कर सकते। $51 बिलियन का डेट था तब, अब तो खैर बढ़ गया है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन 39, आप सोचते हो इंडिया में 6.5 हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है, पता है आपको? इमेजिन करो 6.5 टू 39% इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई होगी। आरबीआई का पता है ना 4 + -2 इन्फ्लेशन टारगेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, 6.5 हो जाता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। इंडिया में 39% है इन्फ्लेशन, क्या था सोचो आप। फॉरेन करेंसी $50 मिलियन से भी कम रह गया था उस समय की बात है जब हुआ था। 50 मिलियन कुछ नहीं होता, 50 मिलियन सर, 50 मिलियन इज नथिंग। इतना तो आरबीआई रातों रात में वो कर लेता है ओपन मार्केट ऑपरेशन $50 मिलियन के, तो पता है आपको रातों रात में ओपन मार्केट इतने में तो वो सेटल कर देता है रातों रात। इंडिया का आरबीआई जो है 50 मिलियन से 100 मिलियन जो है, फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन है, मिलियंस तो कुछ नहीं है इंडिया के लिए। मतलब 50, मतलब ऑनेस्टली बताओ, मतलब अडानी या अंबानी को मौका मिले तो दे कैन लिटरली बाय श्रीलंका आज, दे कैन लिटरली बाय, खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। इलॉन मस्क तो फिर भी दूर है, ये अडानी अंबानी खरीद सकते हैं, सोचो आप श्रीलंका, ऐसी सिचुएशन है इनकी। सो इसीलिए प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, लोगों को गुस्सा आ गया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग डेट टू चाइना, इंडिया पे तो फिर भी कम है, चाइना के प्रति देखो आप, लाल सलाम हो गया इनका, आप देख लो चाइना के प्रति। सो बेसिकली यू नो द रीजन। अब इसमें क्या कर सकते हैं? द ओनली वे इज दैट इंडिया एंड अदर सिमिलर कंट्रीज लाइक जापान, जिनका एक सिग्निफिकेंट रोल है ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, यूरोपियन कंट्रीज भी, तो वे फॉरवर्ड देखो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि क्या करा जा सकता है श्रीलंका की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो इंडिया ने दिया लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे जापान ने भी दे रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी आ रहा है। तो वही एक फ्रेश लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगी। पर उसके लिए जरूरी क्या है? दैट देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन श्रीलंका। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी वहां जो रिस्पॉन्सिबल सरकार आएगी। ठीक है, अभी पीएम कौन है श्रीलंका के? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? कौन है पीएम? रनिल विक्रमासिंघे, ठीक है, वो थोड़े प्रो इंडिया है, थोड़े क्या मतलब ठीक ठाक है। और जो राजपक्षे हैं वो तो प्रो चाइना है। तो रनिल विक्रमासिंघे जो है थोड़ा ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं, तो इंडिया ने ही बेसिकली उनको वहां पे बैठाया हुआ है कि भाई कम से कम इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव करो। तो एक तो तमिलियन जो पॉलिटिकल एलीट है उनके साथ काम करें, ठीक है, सोवरेन बोरोविंग जो एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है कोशिश करें, बोरोविंग जो रिड्यूस करें, इंडिया हेल्प करेगा उसके बारे में। और साथ साथ जो ये पॉलिटिकल और करप्शन रिलेटेड इश्यूज उसको कम करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू हिट द इशू फ्रॉम 5 डायमेंशंस अगेन। पहला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। थर्ड, सेकंड, देयर हैज टू बी इकोनॉमिक इम्पेटस, ठीक है, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन कंट्रीज नीड टू इन्वेस्ट। थर्ड, देयर हैज टू बी स्टेबिलिटी अमंग एथनिक ग्रुप्स, तो ग्रुप्स के बीच में डिस्कशन कराना, जैसे जो बुद्धिस्ट हैं, तमिल्स हैं, उनके बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हार्मनी, सॉलिडारिटी। ये तो फिर सिविल वॉर होगा, फिर बर्बादी होगी। फोर्थ, क्या करें? मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक कैसे क्लियर होंगे? जब आपकी सरकार ढंग से उसको कैपिटल इन्वेस्ट करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कैपेक्स बोलते हैं ना, कैपेक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करे जो रिटर्न दे उनको 1-2 साल बाद, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, एक्सपोर्ट करे ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। इसमें इंडिया और बाकी कंट्रीज उनकी हेल्प कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। देन लास्ट है बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि जो लोग वॉर क्राइम से रिलेटेड हैं या जो लोग क्रिमिनल हैं, ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए, और जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, नहीं तो अगेन इट विल ब्रिंग इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। 5 पॉइंट हो गए, वे फॉरवर्ड के लिए बहुत है, 2-3 लिखने होते हैं, ठीक है, क्लियर। सो देवियो सज्जनों, आपका इंडिया श्रीलंका थाईलैंड, सॉरी इंडिया श्रीलंका म्यांमार ये टॉपिक खत्म हो गया। अब जब हम लोग ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल टॉक अबाउट इंडियन पैसिफिक, ठीक है। सो ब्रेक नाउ, देखो मैंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस मैं बिल्कुल खड़ा हूं अपने। 5 मिनट का ब्रेक है, इट इज 8:05 नाउ, विल स्टार्ट एट, चलो लेट्स स्टार्ट एट 8:15, 10 मिनट का देता हूं, ठीक है, नॉट टू मच, मतलब कोशिश करना कि 8:05 तक आ जाना, मैं आ जाऊंगा, आप लोग आ जाना जल्दी, ठीक है, जल्दी आना फटाफट, ठीक है, चलो, बिकॉज़ आज हमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे डिस्कस किए, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए। सो इंडो पैसिफिक के बारे में बात करेंगे, बट इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन के बारे में समझने के लिए पहले आपको ये बताना चाहिए कि इंडो पैसिफिक है कहां तक, है ना। तो बताओ भाई, कौन बताएगा कहां है इंडो पैसिफिक? अगर हम पूछें भाई एक्सटेंट ऑफ इंडो पैसिफिक बताओ आप, इज दिस द करेक्ट मैप ऑफ इंडो पैसिफिक और इज दिस द रॉन्ग मैप? ये सही है या गलत है? कितने लोगों को लगता है सही है, कितने लोगों को लगता है ये गलत है? इज दिस द राइट मैप? करेक्ट बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं करेक्ट? इट्स अ रॉन्ग मैप, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिया, यूएस एंड जापान, इंडो पैसिफिक अफ्रीका से लेके यहां तक है, जिसको लेके चाइना जो है वो बड़ा नाराज रहता है। एक्चुअली में इंडिया जो एक ना इंडो पैसिफिक को लेकर रिपोर्ट आई थी एक यूएस की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से उनका जो मानना है, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग मैप, द करेक्ट मैप ऑफ इंडो पैसिफिक इज दिस नाउ। इनफैक्ट ये भी अगर आप देखोगे तो ये टीम को मैंने बोला हुआ है कि दे नीड टू करेक्ट दीस मैप्स, ठीक है, एंड दे नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, बट कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं इसको। इंडो पैसिफिक इज फ्रॉम अफ्रीका टू यहां, जो चाइना के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द है। पहले क्या था, इंडो पैसिफिक का जो रीजन था वो यहां तक था बस। जब इंडिया और यूएस और बाकी कंट्रीज ने यहां तक एग्री कर दिया, अफ्रीका तक पहुंच गया, तो चाइना चिढ़ गया, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से लेके हवाई आइलैंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, सत्यम का थोड़ा मुझे लगता है नॉलेज अच्छी है अबाउट मैपिंग। सो गल्फ ऑफ एडन टू हवाई आइलैंड्स, यूएस वाले, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन ये है जहां पे आपका सोमालिया है, वहां से लेके पूरा हवाई तक। तो इसकी वजह से चाइना जो है चिढ़ गया, और चाइना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि इंडो पैसिफिक इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है चाइना को चाहिए पूरे एरिया में दबदबा, वो बोले इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिवील की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी कि इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजी क्या होगी, और वो होगी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि कोई भी कंट्री का शिप जाएगा उसको नेविगेट करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, जो चाइना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए साउथ चाइना सी,
तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक के बारे में बार बार बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया और अमेरिका ये बोलते रहते हैं, जो चाइना से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में बात की जाती है कि कोई कंट्री किसी को धमका नहीं सकता है। जो ताइवान के इशू में देखो, चाइना ताइवान इतना इशू ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मैंने नाम ही ताइवान कर दिया उसका। देखो आप स्लिप ऑफ द टंग फिनोमेना, ताइवान एंड चाइना को मैंने ताइवान कर दिया। सो द पॉइंट इज दैट कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सोचो। सो वो ताइवान वाला इशू है, 9-9 वाला इशू है। सो दैट इज द पॉइंट। तो खैर मेडागास्कर भी इंक्लूडेड है। टू बी ऑनेस्ट ये मैप भी सही नहीं है। ये इंडो पैसिफिक पूरा जो है आपका यहाँ अफ्रीका से लेकर पूरा वहां तक जाता है। दिस इंक्लूड्स मेडागास्कर एंड आल्सो बिकॉज़ मेडागास्कर के पास नीचे आप जाओगे मॉरिशस है, सीशेल्स है, जो कि इंडिया का खुद ही वहां नेवी रहती है, तो इवन दैट इज इंक्लूडेड। तो इसलिए आप देखोगे जो फ्री, ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इंडो पैसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया पैसिफिक जो स्ट्रेटजी इंडिया की, कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। हर कंट्री को रूल फॉलो करना है, कोई कंट्री अपने यूनिलैटरली चीजों को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, सिर्फ शिप के थ्रू नहीं, फ्लाइट के थ्रू भी, ठीक है। एंड सेंट्रलिटी ऑफ आसियान एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसलिए आप देखोगे इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी सबसे पहला। फॉर्जिंग मिनी लैटरल्स। अब ये मिनी लैटरल क्या है बॉस? मल्टीलैटरल तो सुना था, बाईलैटरल सुना था, यूनिलैटरल सुना था, ये मिनी लैटरल क्या होता है? लाइक क्वाड। एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहले जो आंसर दिया उन्होंने सर्वराज, विजेश एंड यहां पे कुछ लोगों ने दिया। मिनी मतलब मल्टीलैटरलिज्म है, बट ये नहीं कि 100 कंट्रीज है, 4 3 2 मतलब 2 हो गई तो आपके ऑब्वियसली बाईलैटरल हो गया, 3 से ज्यादा तो वो आपका क्वाड हो गया, ठीक है। ऑकस, अरे भाई ऑकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इंडिया से रिलेटेड नहीं है बट है तो सपोर्ट कर ही रहा है इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, क्वाड इज 4। देन यू हैव I2U2, promoting democratization of the region, maintaining its role as a net security provider, regulating illegal, unregulated and unreported fishing, and trade and investment and cooperation को promote करना with sustainable development. But challenge China. एक तो है कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम स्ट्रेटजी कैसे बैलेंस करें। हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है, हर कंट्री कहता तो है कि हम सपोर्ट करेंगे, बट हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है मैरीटाइम। हर किसी को फिश एंड ऑयल चाहिए, तो कई बार चैलेंजेस भी होते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। फिर पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स, मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं, फंडिंग में लेट हो जाता है, फंडिंग आ जाती है, इंप्लीमेंटेशन में लेट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं फिर चाइना और दूसरी कंट्रीज के पास चले जाते हैं। देन लिमिटेड इंडियन नेवल कैपेसिटी, जिसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इंडिया के पास अभी भी वो आप देखोगे उस लेवल का नेवल कैपेसिटी नहीं है जैसे कि चाइना, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के पास है। सो दैट इज बीइंग अपग्रेडेड एंड रिवैम्प्ड। सीशेल्स में आएंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग चालू किया गया है। एनुअल इंटरनेशनल आउटरीच है इंडियन नेवी का, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, 2019 में चालू किया गया था। 2022 में इसका आप देखोगे न्यू दिल्ली में डायलॉग हुआ था, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव प्रोग्राम। तो मेजरली मैरीटाइम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ब्रिजेस, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ह्यूमन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। सिमिलरली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा 2019 में ईस्ट एशिया समिट के टाइम लॉन्च किया गया था। ये एक्ट ईस्ट और वेस्ट को ब्रिज करता है, ठीक है, दोनों के बीच का ये, क्योंकि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न पोर्शन दोनों को ब्रिज करने का काम है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मैरीटाइम डोमेन, अगेन यहाँ पे आप देखोगे ईस्ट एशिया समिट में इसको अनाउंस किया गया था, तो आसियान की सेंट्रलिटी के ऊपर ये बेस्ड है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया मिनी लैटरलिज्म का इस समय बोलबाला है, तो क्वाड एंड ऑकस, तो छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बनाना जो जिनका बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट हो। स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एड हॉक भी हो सकते हैं, एंड कमिटमेंट्स एंड आउटकम आर वॉलंटरी नेचर। मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें बाउंडेशन नहीं होती कि तुमको यही करना है, मतलब वॉलंटरी है, जो जितना कर सकता है उतना वो कंट्रीब्यूट करेगा कॉज में। और व्हाट एल्स, अब इसके लिए आप देखो ये जो ये इमेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिनी लैटरलिज्म कैसे बढ़ रहा है अब बताओ। अब यहाँ पे मैप करते हैं हम लोग सारे कंट्रीज को, ठीक है। क्वाड बताओ, क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, नाम बताइए। बुक के पहले उस पर ही है, इस बार का क्वाड का तो मेरा वही है, बुक का कवर ही है। यूएस और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, सो थर्ड एंड फोर्थ ये हो गए हमारे क्वाड। ऑकस में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कलर दूसरा ले लेना चलो, एंड यूके एंड यूएस। तो अब यूके तो चलो दूर है, तो कोई बात नहीं, यूएस को इन्वॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो एक हो गया आपका अलग। फिर और क्या है? I2U2 में क्या है? इंडिया, इजराइल एंड I2U2 में क्या कौन कौन है? इंडिया, इजराइल एंड यूएई एंड यूएस। तो अभी इजराइल का रोल थोड़ा अलग है, ठीक है। इजराइल मेडिटेरेनियन में है, यूएई आपका यहाँ पे है, लेकिन यूएई का रोल इंडियन ओशन स्ट्रेटजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यूएई के पोर्ट पे भी इंडियन नेवी बैठ जाके स्टेशन रहती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। सो ये मिनी लैटरलिज्म इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बनाती हैं। अभी आप आगे देखोगे जैसे इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, या आपको पता है अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम लोग जब अफ्रीका के बारे में भी बात करेंगे, बट देयर आर सम कंट्रीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो लेट मी जस्ट जूम इन द मैप, फिर हम बात करते हैं। तो पूरे इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी को समझेंगे। अब हमारे यहाँ देखो मालदीव हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारा एलाई। सीशेल्स आपको दिख रहा है, क्योंकि ना पूरा चेन बना हुआ है, देखो इट्स लाइक एन एंटायर चेन। सो मालदीव, सीशेल्स, ठीक है। मेडागास्कर के साथ भी हमारा एग्रीमेंट है, और मेडागास्कर के बगल में जो कंट्री है जो मोजाम्बिक चैनल है, आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे, इनको हमने बोट्स और ट्रक दिए, महिंद्रा के ट्रक्स जो है, जो मोजाम्बिक करके कंट्री है ये, इसलिए हमारा डिफेंस इनके साथ एग्रीमेंट है मोजाम्बिक के साथ। ये नीचे जो कंट्री है, तो पूरा कवर हो गया ऊपर से नीचे, देख रहे हो आप, मालदीव, सीशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, पूरा कवर हो गया इंडो पैसिफिक नीचे से हो गया। चेन बन गई ना, एक पूरा लिंक बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखो आप ओमान में यहाँ पोर्ट बताया था आपको मैंने, दाकुम पोर्ट बताया नहीं बताया, दाकुम पोर्ट है हमारा, ठीक है। एक और बेस हो गया, यूएई में है ही बेस हमारा, पूरी चेन बना दी हमने लोग। कहां से आएगा? चाइना। और यहाँ पे पूरी ऑस्ट्रेलियन नेवी है, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर क्या है यहाँ पे? मॉरिशस का डिएगो गार्सिया, यूएस का सबसे बड़ा बेस। आ जाओ, ऑकस हो गया ये ऑकस है ना, ये यहाँ पे डिएगो गार्सिया, मॉरिशस का आइलैंड इधर। तो कहां से आएंगे? यहाँ तक तो पूरा दबदबा ही है, इंडियन ओशन में घेर लिया ना पूरा। यहाँ पे सबांग पोर्ट इंडोनेशिया का, एक और पोर्ट इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे भी एक आइलैंड है, कीलिंग आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का। फिर चांगी यहाँ पे, कहाँ? सिंगापुर में। फिर अभी सिर्फ में तो चलो म्यांमार का हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, कि उनका है, बट अंडमान निकोबार है यहाँ पे, ठीक है। अंडमान निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड। आ जाओ,
खुला मैदान है, घेर लेंगे। आप बताओ कहां से आएगी पीएलए नेवी? पूरा इनसर्कल कर दिया हमने। ये है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और पैसिफिक में कौन पिटाई कर रहा है इनकी? वियतनाम पिटाई कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो है ही, और उधर कौन है? जापान है। अभी जाओगे आप उधर की तरफ, ईस्ट की तरफ जापान है, वियतनाम है, ठीक है, ये सारे कंट्रीज है, और यूएस है, वहां पे यूएस की फ्लीट है। यूएस, जापान, साउथ कोरिया, सारे एलाइज हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? व्हाई दीस कंट्रीज, सो यू नो नाउ व्हाई दीस कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, और क्यों इंडिया का एंगेजमेंट बहुत जरूरी है इनके साथ रिगार्डिंग दिस, ठीक है। इरेज कर दूं मैप? तो ये तो दिया ही हुआ आपको, तो आप बना सकते हो। सो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग है, इटली जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इंडोनेशिया, तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुपिंग हमने बना लिए। तो एग्जाम में अगर आप 2-3 भी याद रखोगे तो काफी है। क्वाड याद रख लो, ऑकस याद रख लो, I2U2 याद रख लो, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस। तो राइज क्यों हो रहा है मिलिटरिज्म का, क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इशू स्पेसिफिक हो रही है चीजें, ठीक है। रीजन तो है इशू स्पेसिफिक, क्योंकि देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑकस की जरूरत क्यों पड़ी, इवन दो क्वाड वाज देयर, यू नो, अगर मैं आपसे पूछूं सवाल, मेरा सवाल आपसे, देखते हैं कितना डेप्थ है इस चीज में। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे पास क्वाड ऑलरेडी था, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। Why did I, or why there was a need felt for AUKUS? The question is this. क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी तो फोकस इंडियन ओशन रीजन पे है। सबमरीन चलो समझ में आता है कि भाई आप सबमरीन पार्टनरशिप कर रहे हो, और बताओ, थोड़ा और सोचो, और क्या लगता है आपको? थोड़ा दिमाग के जो है घोड़े दौड़ाओ। वन पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ यू इज करेक्ट, सबमरीन वाला चाहिए था, बट एज यू नो कि ये जो AUKUS है इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यूएस ने इंटरवीन करा तो यूके आ गया पिक्चर में, ठीक है, बट फ्रांस भी तो था। फ्रांस की नेवी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, नेवल कैपेबिलिटी इनकी बहुत सही है, तो इसलिए इंडिया नेवी में उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है फ्रांस के साथ, ठीक है। बट ऑकस बनाने का एक तो कारण ये था कि एक तो इनके इंटरेस्ट है जो इंडिया से थोड़े अलग है, वो है अगेंस्ट रशिया। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने भी बोला तो अपने लिए ताली बजा लेना कि एक तो थोड़ा इनको चाहिए था ऐसा इंडियन ओशन में जहां रशिया का थोड़ा इंफ्लुएंस कम हो, क्योंकि एक तो इनको ये भी ध्यान रखना है कि चाइना तो है ही, बट चाइना देखो हमेशा हर कंट्री अपने फायदे की बात सोचता है। उन्हें लगा हम चाइना को तो बाहर रख रहे हैं, लेकिन रशिया का तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, रशिया का तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना। रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स तो है इंडिया और आसपास के रीजन में, बहुत सारी कंट्रीज में चाह रहे हैं, इवन वियतनाम वांट्स रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है। तो एक वो भी एंगल देखते हैं लोग कि भाई अच्छा चाइना को, मतलब ये ना, एक पावरफुल अगर आप एंटिटी को हटा रहे हो, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी पावरफुल एंटिटी आ रही है, तो वो हमारे फेवर में है या अगेंस्ट में है? दैट इज ऑल डिप्लोमेसी, व्हाट इट इज, यही तो है, बैलेंस ऑफ पावर यही है। तो उन्होंने कहा भाई हमें ऐसा चाहिए जो रशिया को भी काउंटर कर सके। सबमरीन ठीक है, एक और कारण था इन्वॉल्व करने का, फ्रांस ऑलरेडी इन्वॉल्व था इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बिकॉज़ फ्रांस के आइलैंड्स इंडियन ओशन में। यूके का इन्वॉल्व होना एक बहुत जरूरी सिग्निफिकेंट था, बिकॉज़ यूके एज यू नो इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन यूरोप। भले ही अब ब्रेक्सिट के बाद अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, बट रोल तो उनका सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में बहुत है। आपने सुना होगा एक इनका इंटेलिजेंस ग्रुप, जिसका नाम है 5 आईज करके, सुना है इसके बारे में? 5 आईज करके, ठीक है, 5 आईज के बारे में सुना है? व्हाट इज दिस 5 आईज? MI5 नहीं, MI5 नहीं, अरे MI5 नहीं, जेम्स बॉन्ड सीक्रेट सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देयर इज अ 5 आईज ग्रुप जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, जैसे जो सीक्रेट एजेंसीज होते हैं उनके बीच में गैदरिंग शेयर करता है इंटेलिजेंस। तो इंडिया को इनवाइट किया गया है इस पार्ट के लिए, तो उसमें यूके बहुत बड़ी कंट्री है, इंटेलिजेंस ग्रुप है ये, तो इंडिया की रॉ इन्वॉल्व होगी इनके साथ। बेसिकली ये सारी कंट्रीज का इंटेलिजेंस ग्रुप है, 5 आईज बोलते हैं, आंखें ना मतलब नजर बना के रखते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें इंडिया को पहली बार इनवाइट किया गया, तो इसलिए इंडिया ने ऑकस बनने पे ज्यादा अपोज नहीं किया। यही तो होता है, देखो एक तरफ से लड्डू, एक तरफ से कुछ और। लड्डू दे दिया कि बेटा देखो आपको हम 5 आईज में बुला रहे हैं, ऑकस के लिए बुरा मत मानना, क्यों? क्योंकि फ्रांस इंडिया का बहुत बड़ा एलाई है, तो इंडिया भी ऑब्जेक्ट करता है। इंडिया को बुरा तो लगा था कि भाई तुमने फ्रांस को हटा के यूके को ले लिया इसमें सबमरीन प्रोजेक्ट में, क्योंकि भाई इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं फ्रांस के साथ। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, हम आपको 5 आईज में इनवाइट कर रहे हैं। तो ये होता है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट दिस। तो उन्होंने कहा चलो ऑकस नहीं तो चलो 5 आईज में आ जाओ। और अल्टीमेटली क्या है, दे ऑल द 3 कंट्रीज दे आर सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना इन इंडो पैसिफिक। एज लॉन्ग एज इंडो पैसिफिक में इंडिया का इंटरेस्ट जो है सिक्योर्ड है, हमको क्या फर्क पड़ता है, किसी के साथ भी करो, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये सब चीजों को भी थोड़ा ना लिंक करो आप, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी अपने आप धीरे धीरे चीजें लिंक होने लग जाएंगी। So uncertainty, uncertainty is created by few countries, जैसे इस रीजन में आप देख रहे हो, ठीक है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस आर लेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, तो उनका दबदबा थोड़ा रहता है। और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे कंट्रीज और इतने सारे इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जैसे लाइक वन ऑफ दिस G20, द इशू विद G20 इज दैट दीस 20 कंट्रीज एंड प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 19+1। तो इनका इशू क्या है? इनका इशू है, अब आप सोचो यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है G20 में, और जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो डिसीजन लेना किसी चीज में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सार्क में जस्ट बिकॉज पाकिस्तान है, आप सोचो कुछ नहीं हो पाता। तो जितना बड़ा मल्टीलैटरल ग्रुप होगा उतने इश्यूज होते हैं कुछ करने के लिए, इसलिए यूएन रिफॉर्म होना बड़ा ही मुश्किल काम है। वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ कंसेंसस इन यूएन। कि अगर आप सोच रहे हैं कि यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट कर लेगी, हर कंट्री का अपना अपना इशू है। आपको मैं बताया था लास्ट टाइम कि इंडिया और जर्मनी इनके सबके खिलाफ कॉफी क्लब है, इटली और पाकिस्तान का, हर कोई अपना है। देन आइलैंड नेशन चाहते हैं कि भाई हमारा जो है क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको एड्रेस करे, इंडिया जो है वो भी चीजें हैं। G20 को लेकर मेरा बड़ा अच्छा वीडियो है YouTube पे, आप सर्च करोगे उसमें कुछ 1.5 लाख वीडियो व्यूज हैं। अभी 1-1.5 महीना, आई थिंक नवंबर का ही वीडियो है, नवंबर में बनाया था मैंने। आप G20 स्टडी आके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल में समझाया G20 क्या होता है, ट्रोइका क्या होता है, उसको एक बार देख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आई थिंक 18-20 मिनट का है। इट्स अ वेरी गुड वीडियो, सो इट्स कंप्लीटली एक्सप्लेन्स व्हाट इज G20 एंड यू नो व्हाट ऑल इज देयर, तो उसको आप देख सकते हो। बाकी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस का लास्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग उसमें वही करेंगे, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, अलग-अलग मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, वो हम लोग करेंगे उसमें। तो दीस आर द रीजंस, ठीक है। तो अब जैसे क्वाड है, ये बना था 2008 में, तो ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर बेचारे बड़े शरीफ इंसान थे, गोली मार दी इनको, ही डाइड, ठीक है, एक अटैक करने शिंजो आबे, बड़े ही मतलब इंडिया के प्रति तो काफी अच्छे रिलेशंस थे इनके। तो अब क्वाड 2.0 बन गया है, ठीक है। अब क्वाड 2.0 में, हाँ बताओ जरा, ये क्वाड 2.0 में कौन-कौन है? Which all countries are there in Quad 2.0? सेकंड वर्जन है, सेम ही कंट्रीज है, नहीं यार कुछ तो अलग है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस तो क्वाड का पार्ट है। क्वाड 2.0 क्या है? अच्छा चलो 2.0 ये बताओ, क्वाड प्लस कंट्रीज कौन से? मॉडिफाई कर दिया उसको, चलो क्वाड प्लस कंट्रीज में कुछ कुछ कंट्रीज जुड़े हैं इसमें बाद में, जिनको हम क्वाड प्लस बोलते हैं। वियतनाम ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ है, डिफेंस पार्टनर हो गए हम, और जापान तो पहले से ही था। इजराइल क्या करेगा क्वाड में आके? और अगर आ भी गया तो क्या करेगा? थाईलैंड। सुना है इनके बारे में आपने, क्वाड प्लस कंट्रीज के बारे में?
नहीं सुना? ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड प्लस कंट्रीज के बारे में सुना नहीं है? क्यों? क्योंकि पीपीटी में नहीं दिया था इसलिए, क्रक्स में नहीं मिला पहले आपको। तो ये जो क्वाड 2.0 है ना, ठीक है, इसकी दोबारा मीटिंग हुई थी, तो वहां पे बात की गई इन कुछ कंट्रीज के बारे में कि इनको हम सेकंड पार्ट में बेसिकली क्वाड, अभी एक्चुअली क्वाड प्लस बना नहीं है, इट्स जस्ट बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, ठीक है, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। साउथ कोरिया वियतनाम को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, इवन न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेबर है, साउथ कोरिया जापान का नेबर, और वियतनाम आपको पता ही है। तो इनकी बात की जा रही है, अभी रियलिटी नहीं है, बट पता होना चाहिए क्वाड प्लस कंट्रीज कौन कौन से, ठीक है। मतलब जब इनकी मीटिंग हुई थी तो ब्राजील को भी बुलाया गया था और इजराइल को भी बुलाया गया था, बट अभी वहां से कंफर्मेशन नहीं आया है, ठीक है। बुलाया गया था ब्राजील को भी और बुलाया गया था इजराइल को भी, मीटिंग तो उन्होंने अटेंड करी थी, बट मेजरली जो पॉसिबिलिटी है क्वाड प्लस की वो है कि जो जुड़ेंगे वो शायद वियतनाम का कंफर्मेशन है, यू हैव साउथ कोरिया बिकॉज सेम इंटरेस्ट है, इजराइल का भी हो सकता है, न्यूजीलैंड, यूएई का भी कुछ पक्का नहीं पता। सो जस्ट फॉर रेफरेंस, इन केस अगर आपको याद नहीं रहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो क्वाड इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। क्वाड प्लस की जो पहली मीटिंग हुई है उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो है साउथ कोरिया, वियतनाम एंड न्यूजीलैंड। उसके अलावा क्वाड प्लस में और इसको जब हम लोग एनलार्ज करेंगे ग्रुप को, तो वी हैव अ पोटेंशियल एज इजराइल एंड पॉसिबली यूएई, इसमें स्टार मार्क कर सकते हो, एंड ब्राजील। यहाँ पे यूएई का भी पता नहीं, तो वी आर नॉट रियली श्योर यूएई करेगा कि नहीं करेगा, बट इजराइल ब्राजील है, बिजनेस सिनेरियो, ठीक है। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, क्वाड प्लस से साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, एंड जब हम इसको और बड़ा करेंगे तो इजराइल, ब्राजील हो सकता है, मे बी यूएई, ठीक है। नोट कर लिए? तो एक दो और चीजें देखते हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये बात हुई, तो क्वाड फ्रेमवर्क है, क्या एरिया से पीस एंड स्टेबिलिटी, पैंडेमिक में हमने कोऑपरेट किया, देन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, पीपीटी है बेसिकली। स्पेस में क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। देन इन ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, एचडीआर का मतलब होता है कब कोई क्राइसिस आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए। देन क्वाड फेलोशिप भी लाएगी, जिसमें 100 स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी जाएगी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन है, देन दे विल वर्क विद इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन पे काम करेंगे, 5G पे ऑलरेडी चल रहा है काम। देन क्लाइमेट चेंज पे क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज भी, इसके बारे में बात की गई है। तो क्वाड इज नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी अलायंस, दे वर्क ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज, ठीक है। Why Brazil and Israel are in quad? देखो ब्राजील और हमारे इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इजराइल इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर एंड इजराइल इज आल्सो एंटी चाइना, तो हमें इसलिए और ऐसे लाइक माइंडेड कंट्रीज चाहिए, ठीक है। तो इसको कई बार जो है चाइना है, इसको एशियन नेटो बोलता है, ये एशियन नेटो है जो हमारे खिलाफ बनाया है, क्योंकि नेटो किसके लिए बनाया गया था? रशिया के खिलाफ, यूरोप ने बनाया था और यूएस ने, तो एशियन नेटो बोलता है, चाइना कहता है कि ये, और चाइना इस बात से चिढ़ता भी बहुत है, जब भी क्वाड की मीटिंग होती है वो चिढ़ता भी इसलिए, तो चाइना इसको बिल्कुल भी रिजेक्ट कर देता है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता इनकी मीटिंग को, तो ये इट्स इरिटेंट फॉर चाइना। बट इंडिया ने बहुत स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि ना ही ये कोई मिलिट्री अलायंस है, ना ही एंटी चाइना है, इसलिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस जैसी कंट्रीज को भी शायद हम, अभी तो नहीं पता, शायद हम लोग इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो विल एंड इट ओवर हियर टुडे। ऑकस जो है वो कल कर लेंगे, क्योंकि कल हम लोग साउथ ईस्ट एशिया और ये कर लेंगे। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, राइट? तो लेट मी जस्ट ओपन दोस क्वेश्चंस, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखे हैं आप लोगों ने, ये जबरदस्ती कोई फायदा नहीं डिस्कशन करने का, अगर लिखे नहीं है तो। एक तो क्वेश्चन था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू है, बॉर्डर इशू है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना था आपको। ये था क्वेश्चन कि दैट द बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो बताओ भाई क्या लिखा है इसमें? कैसे स्टार्ट करोगे? व्हाट विल बी द इंट्रो, व्हाट विल बी द बॉडी एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन? इसके बाद डाउट ले लेंगे, चलो कोई नहीं। आपके बाकी आपने देखा होगा आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड हुए होंगे, 2 क्वेश्चंस अपलोड हुए होंगे पोर्टल में, वो देखा था आपने? वो भी अटेम्प्ट किया कि सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया बस? तीनों के अटेम्प्ट? तो चलो बाकी तो भी मैं जल्दी से आपको मॉडल आंसर दिखा के डिस्कस कर लूंगा। देखो इंट्रो जनरली ऐसे क्वेश्चंस का जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव क्योंकि बॉर्डर इशू के बारे में पूछ लिया है, तो यू हैव टू बी थोड़ा केयरफुल कि इंट्रो में आप या तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि रीसेंट समिट हुआ था, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट द रीसेंट इंसिडेंट्स एट गलवान एंड यांगजी रीजन हाईलाइट हाउ कॉम्प्लिकेटेड द बॉर्डर इशूज आर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बस हो गया भाई। इंट्रो का मतलब ये है कि आपको इशू समझ में आ गया और यू डू नॉट हैव टाइम एंड स्पेस कि आप कहानी लिखो इंट्रो में, ठीक है। ये नहीं इंडिया चाइना रिलेशन आर हिस्टोरिकल सिंस द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध। अरे भाई क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है वो। अगर वही पूछता इंडिया चाइना रिलेशंस बताओ, ठीक है, तब बात अलग थी। तो ट्राई एंड हिट दी आंसर बुलजाई पहली लाइन से एग्जाम को लग जाना चाहिए कि भाई ये बीटिंग द बुश नहीं होगा, सीधे बंदा लाइन पे आ गया। एंड अगर आपको कोई फेमस कोट मिल जाता है जैसे मेरी बुक में या कहीं पीपीटी में, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। इंट्रो शुड बी मैक्सिमम 4 लाइंस यार, 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं, इतना स्पेस नहीं होता आपके पास, क्योंकि अल्टीमेटली 250 वर्ड में भी आपको ज्यादातर चीजें बॉडी में। देखो इंट्रो 4-5 लाइन में सेट कर दो टोन, और बॉडी में फिर आप एक्सप्लेन करोगे व्हाई इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो कॉम्प्लिकेटेड इशू में क्या क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे देयर इज नो फिक्स्ड एग्रीमेंट। देखो सबसे पहले तो आपको बताना ना कि लड़ाई होती क्यों है, क्योंकि कोई लड़ाई कोई कागज ही नहीं है। उसमें लिख दो इंडियाज क्लेम इज जॉनसन लाइन, जो आपको दिखाया था, ठीक है, क्लियरली पेपर में मार्क नहीं है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जॉनसन लाइन थी, फिर मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, एक लाइन लिख दो। बट चाइना क्लेम्स एलएसी पोस्ट 1962 की वो एरिया है, तो देयर इज अ वेरी वेग डिमार्केशन एंड देयर इज नो सच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। पहला। दूसरा, यू कैन से क्या लिखोगे बताओ? एटलीस्ट मेरे को बॉडी में 5 सब थीम्स लिखनी है, मतलब सब हेडिंग्स, क्योंकि ये 250 वर्ड्स का आंसर है, तो मुझे 5 पॉइंट चाहिए। एक तो हो गया कि क्लियर बाउंड्री नहीं है, दूसरा बताओ, एक तो हो गया एलएसी में क्लियर मार्किंग नहीं है, और सेकंड बड़ा क्लियर है भाई, चाइना के रियलिज्म की पॉलिसी, रियलिज्म और सलामी स्लाइसिंग में लिख सकते हो आप, सलामी टैक्टिक्स ऑफ चाइना लिखो उसको, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। थर्ड, और क्या लिखोगे? यू कैन मेंशन एशियन सुपीरियरिटी एंड यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट द इनसिक्योरिटी ऑफ चाइना। वो नहीं चाहता कि इंडिया उसके ऊपर बने, एशियन सुप्रीमेसी रहे, एंड इनसिक्योरिटी अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया यूएस या रशिया के इंटरेस्ट अलाइन हो। फोर्थ,
कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ नेबर्स। नेबर इंटरेस्ट नहीं है भाई, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना को भी कूदना पड़ता है। अब आपको पता है गलवान का रीजन क्या दिया था चाइना ने? आर्टिकल 370 रिमूवल, पता है आपको? तो ये भी तो लिखो, तभी तो 360 डिग्री आंसर बनेगा भाई। पाकिस्तान का इंफ्लुएंस है ना, पाकिस्तान और नेपाल की पॉलिसी को भी हैम्पर करने के लिए उसने गलवान किया, तो काला पानी डिस्प्यूट, आर्टिकल 370 एंड सीए रीजन दिया था चाइना ने। बताओ भाई तुम्हें क्या करना है इससे? चाइना को तुम्हें क्या करना है इससे? So you can say conflicting interest of our neighbors like Pakistan and Nepal gives China an opportunity to create these issues. You can mention Myanmar also in that way. Myanmar भी कर सकते हो because तवांग में भी तो इशू हो रहा है ना डैम कंस्ट्रक्ट करने का। और बताओ दलाई लामा, वो हिस्टोरिकल इशू में आया था, दलाई लामा इन द इशू ऑफ दलाई लामा। एंड तिब्बतन लिख सकते हो, तिब्बतन इशू, उसको लेके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चला जाता है। और पॉलिटिकल फैक्टर्स, व्हाट विल राइट इन पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये बताओ। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आप ये लिख सकते हो या जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो कि इंडिया क्लोजनेस विद यूएस एंड रशिया, वो देखो इनसिक्योरिटी पार्ट में आ जाएगा। बट द पॉलिटिकल फैक्टर इज अगेन आइडियोलॉजी, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वर्सेस डेमोक्रेसी, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है वर्सेस जहां कुछ भी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज अगेन। देन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक और इशू है कि चाइना के लिए बड़ा डिमीनिंग होता है कि उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसकी इंडिया बेइज्जती कर देता है। तो समटाइम्स चेस्ट थंपिंग ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म डज नॉट वर्क, दैट बेसिकली गोज अगेंस्ट चाइना। तो वी शुड नॉट डू चेस्ट थंपिंग अगेंस्ट चाइना एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जैसे यूएन या कहीं एससीओ में जाके हमने कुछ बोल दिया चाइना के खिलाफ, तो उससे भी हो जाता है उसको इशू, राइट? सो दीस ऑल पॉइंट्स आर देयर। और बताओ एनीथिंग एल्स यू थिंक लिख सकते हैं इसमें बॉडी में? अरे जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो ये ऐसे क्वेश्चन में तो प्लीज मेंशन अबाउट दोस थ्री फिगर्स, इंक्लूड माओ जेडोंग, बिकॉज इसमें लीडर्स का भी रोल रहा है, इंक्लूड समवेयर माओ जेडोंग, डेंग जियाओपोंग एंड जू एनलाई, क्योंकि लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट भी ना, यहाँ शी जिनपिंग को भी इंक्लूड करो आप, कि इट इज द लीडर्स पॉलिटिकल इशू है ना। लीडर का खुद का भी एक ही होता है कि वो अपना दबदबा बनाना चाहता है, सो दे वांट टू क्रिएट अ पॉलिटिकल इंप्रिंट और बेसिकली वांट टू क्रिएट हिस्ट्री बुक्स में नाम जाना चाहता है उनका, तो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो, ठीक है, सो ट्राई एंड इंक्लूड दैट। तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, इसमें डिफेंस भी आ जाएगा कि इंडियाज रैंपिंग अप ऑफ डिफेंस, बट वो ना एक ही चीज में आ जाएगा, उसको आप इसमें लिख सकते हो, जो इनसिक्योरिटी है चाइना की, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्लोजनेस विद अदर कंट्रीज, दैट बेसिकली मेक्स चाइना इनसिक्योर, वो इसी में आ जाएगा। पॉइंट्स अलग नहीं है, थीम्स मेजरली अलग-अलग होनी चाहिए। नाउ लास्ट, व्हाट विल यू राइट इन कंक्लूजन? दैट्स गोइंग टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कैसे सॉल्व करें बताओ? कंक्लूजन लिखना पड़ता है हर आंसर में। एक तरीका लिख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि इंडिया एंड चाइना शुड रेगुलरली हैव एन ओपन डायलॉग, देयर शुड बी अ ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर्स, सो दैट द ओल्ड एज फिलॉसफी और आइडिया ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई कैन बी वर्कड अपॉन और बिकम्स अ रियलिटी। मतलब ये मैंने सिर्फ एक लाइन बताई है, हिंदी चीनी भाई भाई को दोबारा भी हम ला सकते हैं अगर एक ट्रस्ट डेवलप हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, ठीक है, एंड इनसिक्योरिटीज को एड्रेस किया जा सके। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन चाइना इज इन्वॉल्वड इन द डिस्कशंस। यू कैन मेंशन अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील आल्सो, कि द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एंड जो हिंदी चीनी भाई भाई बताया मैंने आपको, उसको आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। देखो ये हर आंसर किसी का अलग होता है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता सकता हूं, फ्रेमिंग आपको करनी है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा? तो अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिएगा। इफ यू वांट यू कैन मेल इट टू मी, यू कैन सेंड इट ओवर हियर, यू कैन मेल टू द टीम, उनको प्लीज भेजिए आप। यू कैन मेल इट टू मी dipanshu singh im@gmail.com, dipanshu singh DWPNSHUS